सेक्शन 1, 2 में कोई दिक्कत? 2 में क्या थी? 4 डेफिनेशन थी। सबको याद करने के लिए बोला था क्या डेफिनेशन? सबको ही तो होमवर्क दिया था डेफिनेशन याद करने का, नहीं दिया था क्या? चलो कल का होमवर्क। 4 डेफिनेशन है। पहला कौन सी थी? एग्जामिनेशन सेंटर। दूसरी क्या थी? पब्लिक एग्जामिनेशन। तीसरी क्या थी? अनफेयर मीन्स। और चौथी क्या थी? आईपीसी से देख लो, ठीक। फिर हमने पढ़े 3 ऑफेंस से। हर क्रिमिनल लॉ इतना सही काम करता है, कुछ कार्यों को अपराध बना देता है। फटाफट बोलिए। सेक्शन 3, 4, 5। 3 में आप खुद चीटिंग कर रहे हैं, अनफेयर मीन। 4 के अंदर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति पेपर को पाने का प्रयास कर रहा है या पा लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आगे शेयर कर रहा है। 5 के अंदर जो ऑथराइज है पेपर लेने के लिए वो पेपर को लीक कर रहा है, इंफॉर्मेशन उससे रिगार्डिंग इधर उधर पास कर रहा है। फिर इनके पनिशमेंट के लिए 3 धाराएं थी, 6, 6A और 7। 6 एक जनरल पनिशमेंट की धारा है, पेनल्टी इसी को नाम दिया है। अगर आप धारा 3 का अपराध करते हो तो सजा 3 वर्ष या जुर्माना जो 2000 तक हो सकेगा या दोनों। 4 और 5 का अपराध करते हो तो 5 से कम नहीं होगी जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, प्लस जुर्माना जो 10,000। ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 6 से, अगर आप थेफ्ट करते हो, एक्सटॉर्शन करते हो, रॉबरी करते हो तो आपकी सजा क्या होगी? ठीक, सरेंडर। 7 वही सेम है सजा, बस क्या है। और लास्ट हमने क्या पढ़ा? मिसलेनियस के अंदर हमने एक धारा पढ़ी, पावर टू अमेंड शेड्यूल, दैट इज सेक्शन 8। राज्य सरकार चाहे तो शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, यानी जोड़ भी सकती है और घटा, जो अभी हम घटा चुके हैं। अब जो बच्चे इस बार एपीओ दे रहे हैं तो सबके पास डायरेक्ट है, आपको ये काम एडिशन करना है। इसमें ओरिजिनली 3 ही एग्जाम थे, आरबीएससी यूनिवर्सिटी और आरपीएससी यूपीएससी। तो चौथा कब जुड़ा, 5वां कब जुड़ा, छठा कब जुड़ा, 7वां कब जुड़ा, 8वां कब जुड़ा, ये भी याद करना है। फिर हटा कब ये तो बताइए हमें। जब नया एक्ट आ गया 2022 का तब एक साथ हटे सारे, पर ये जुड़े कब, शायद ये भी क्वेश्चन वो पूछ ले, क्योंकि 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। 70 में से 2 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, तो हमें ये भी पता होना। सर ये कहाँ से पता होगा? वहीं शेड्यूल देखो, वहीं आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हमारा यहां तक सेम है। चेंज क्या है गौर करिएगा सारे बच्चे, नाम सारों को याद है बाड़मे वाले का, एक एक शब्द पे गौर करते जाइएगा। क्या नाम है सर? मेजर्स फॉर है कि ऑफ है? फॉर। वही सेम, प्रिवेंशन कब का है सर? देखो 2 शब्दों का अंतर है यहाँ, तीसरा साल का। मेजर्स वही सेम, किस लिए? फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, काम यही है। कहां पे सर? इन रिक्रूटमेंट ओनली। आपको इसके शॉर्ट टाइटल से ही पता लग जाएगा ये एग्जाम, ये केवल किसके लिए है? जो भर्ती परीक्षाएं हैं, ऐसी परीक्षाएं जो नियुक्ति देती। जैसे हमने अभी पढ़ा बाड़मे वाला, आरबीएससी की परीक्षा से नियुक्ति कहीं नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी से नियुक्ति कहीं नहीं मिलती, और अगर यूनिवर्सिटी भी कोई नियुक्ति की परीक्षा करवा रही है तो वो भी इसी में आएगा। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रही है तो बाड़मे में जाएगा, और अगर यूनिवर्सिटी में भी तो लेक्चरर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, बाबू चाहिए, वो अगर भर्ती करवा रही है तो यही लगेगा। तो केवल काय में? रिक्रूटमेंट में। ये तो समझ आया। अब दूसरा वर्ड क्या है? मेजर। उस एक्ट ने जनरल क्रिमिनल लॉ की तरह क्या किया? केवल अपराध बताया, किसी कार्य को जो हो रहा है बार बार उसे अपराध घोषित कर दिया और उसकी क्या दे दी? सजा। इसने कहा सिर्फ अपराध और सजा से काम नहीं चलेगा,
हम क्या करेंगे, कुछ उपाय भी करेंगे आपको, कुछ ऐसे उपाय जो अपराध को रोकें भी, रोकथाम में कारगर सिद्ध हो। केवल सजा रोकथाम में कारगर सिद्ध हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार अपराध हो जाता है और अपराधी पता होते हुए भी सजा नहीं मिलती, क्योंकि कानून वैसा नहीं है, कानून में जांच की प्रक्रिया वैसी नहीं है, प्रोसीजर वैसा नहीं है। तो यहां पर केवल अपराध और उसकी सजा दे के खाना पूर्ति नहीं की, कुछ ऐसा भी किया गया जिससे लोग डरें। थोड़ी डेटरेंट थ्योरी, पनिशमेंट की थ्योरीज होती है, डेटरेंट थ्योरी यानी डराने वाली थ्योरी भी यूज की गई, और बढ़िया उपाय किए गए कि कोई व्यक्ति पेपर लीक करने से क्यों डरेगा। लाइक खुद पेपर में चीटिंग करने वाला क्यों डरेगा, 2 साल का क्या देखना पड़ेगा, जब चीटिंग किए तब नहीं, अगले 2 साल तक आपका नंबर नहीं लगेगा। डरेगा थोड़ा बहुत। लीक करने वाले पैसों के लिए करते हैं, तो यहाँ सजा से ज्यादा पेनल्टी भी ध्यान रखा गया। 10 करोड़ तक की क्या है पेनल्टी, 10 करोड़ कम नहीं होते। अगर कोई इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वगैरह ने पेपर लीक करवाया, सारा खर्चा, सबसे ज्यादा लीकेज में काम ही किनका था, तो सारा खर्चा ही किससे ले रहे हैं। अब वो डरेंगे इंस्टीट्यूट, नहीं तो पहले क्या था, पकड़े जाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्या। बहुत सारे लोग हैं, आप बीकानेर में ही कितने लोगों को जानते होंगे जो हमारे पेपर लीक में हर बार नाम आता, हर बार सेम नाम आता है। कुछ लोग हैं जो पेपर माफिया में कंसिडर होते हैं और वो हमारे बीकानेर के ही अच्छे भले लोग हैं, 2-3 तो गवर्नमेंट नौकरी में थे पकड़े जाने से पहले। चलिए, तो ये हमने क्या किया, इस एक्ट में अद्युपाय किए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो हम इसका पहले पढ़ेंगे, चलो छोटा मोटा इंट्रो कर लेते हैं। एक्ट नंबर कौन सा है भाई, 6 नंबर एक्ट। कब का, इसका मतलब क्या हुआ सर, 2022 में जितने भी अधिनियम बने, यानी जितने भी अधिनियमों पर गवर्नर साहब ने साइन किए, उनमें से 6ठे नंबर साइन इस एक्ट पे हुए हैं। ये बिल से एक्ट कन्वर्ट हुआ है कितने नंबर पे, 6ठे। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है सबको, ये तो बात समझ आ गई। एक्ट बनता कब है, जब गवर्नर साहब के साइन हो जाए, दोनों सदन पास कर दे, जहां एक सदन है वहां एक, राजस्थान में एक ही सदन है। सदन पास करने के बाद वो एसेंट के लिए आर्टिकल 200 में कहा जाता है राज्यपाल महोदय के पास, उनके साइन होते ही वो बिल से क्या, विधेयक से क्या बन जाता है, अधिनियम। अधिनियम का अर्थ ही है नियमों के अधीन कोई चीज बनी है, एक कागज का टुकड़ा एक्ट नहीं है, पर वो नियमों के अधीन, यानी पास हो गया सदन द्वारा, गवर्नर ने साइन कर दिए, तो वो अब कागज का टुकड़ा ही नियमों के अधीन होने के कारण क्या बन गया है, अधिनियम बन गया है, एक्ट बन गया। तो ये एक्ट कब बना, मतलब कितने नंबर पे बना, 6 नंबर पे, 2022 में। सिर्फ आप बोलते हो एक्ट नंबर 6 तो आप गलत हो गए। एक्ट नंबर 6 तो हर साल है, 23 में भी है, 24 में भी है, 25 में भी है, 26 में भी है, 22 में है, हर साल है। एक्ट नंबर 6 ऑफ पूरा बोलना है, आदत डाल दो, क्या बोलना है, पूरा बोलना। डेट ऑफ कंसेंट सर, कब सहमति मिली, 5 अप्रैल 2000। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 12 अप्रैल। अब एक और चीज, माइक म्यूट करिए जो भी पूजा नाम से आए हुए हैं। ये मोटरोला कौन है भाई, नाम ही घर वाले मोटरोला रख दिया है। हेलो मोटो। देखो आपको कुछ जगह 6 अप्रैल मिलेगा, इन दोनों का मतलब तो बता, डेट ऑफ कंसेंट यानी राज्यपाल ने सहमति किस तारीख को दी, 5 अप्रैल, यानी एक्ट बना कब, 5 अप्रैल। ये अधिनियमित कब हुआ, 5 अप्रैल। सबका उत्तर एक ही, इनेक्टेड कब हुआ, है ना। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी लागू कब हुआ, जनता को समय दिया जाता है एक्ट को समझने के लिए, तो इसमें भी ज्यादा समय दिया नहीं गया है। कब लागू हुआ है, 12 अप्रैल, परंतु आपको कई जगह 6 अप्रैल देखने को मिलेगा। उसका कारण ये है कि नोटिफाइड ये 6 अप्रैल को हुआ था, पर 6 अप्रैल के नोटिफिकेशन में ये लिख दिया गया कि ये लागू कब से होगा, 12 अप्रैल। तो ये भी कंफ्यूजन रहेगा, उसे दूर कर देना, है ना। कब लागू हुआ है, 12। टोटल सेक्शन कितने हैं सर, टोटल स्केड्यूल कितनी है सर, कल बता दिया था, व्हाट इज सेक्शन व्हाट इज स्केड्यूल, ठीक।
सर इसमें 2 शेड्यूल क्यों है? इन्होंने अलग अलग कर दिया, एग्जाम कराने वाले को अलग नाम दिया है और एग्जाम को अलग दिया है। जैसे अभी अभी हमने बाड़मेर वाला पढ़ा, तो वहाँ एग्जाम कराने वाला आरबीएससी था, एग्जाम कराता कौन सा है? 10वीं 12वीं। एग्जाम कराने वाली यूनिवर्सिटी थी, एग्जाम कराती कौन सी है? यूजी पीजी ये सब डिप्लोमा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस एक्ट के अंदर एग्जाम कराने वाली संस्था को एक अलग शेड्यूल में दे दिया और एग्जाम जो होते हैं उनको अलग शेड्यूल। तो अभी पहले हमें ये एग्जाम पढ़ने हैं जिस पे ये 2022 का एक्ट लागू होता। आइए देखते हैं कौन से एग्जाम होंगे सर। डिप्लोमा के डिग्री के कौन से होंगे? जो भर्ती कराते हो, क्या करवाते हो? कहीं नौकरी लगना रहे। आइए देखते हैं, सबसे पीछे चलिए, सेकंड शेड्यूल पढ़ेंगे हम। पहुंचे सारे? कितने एग्जाम है टोटल? 10। आपको याद होने चाहिए लाइन से। पहला आरपीएससी, पहले आरपीएससी यूपीएससी कहाँ था? बाड़मेर वाले में था। अब भर्ती का एग्जाम है इसलिए यहाँ ले। यूपीएससी कहाँ गया सर? यूपीएससी सेंट्रल देखो हमारा नहीं है। सेंट्रल के अंदर अब क्या है? आरआरबी सेंट्रल में गया। यूपीएससी सेंट्रल का एग्जाम है। एनटीए सेंट्रल का है। केवल एसएसबी, हाँ रेलवे बोल चुका मैं, स्लो है साहब। ये जो भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जो एजेंसी बनाई जाती है एग्जाम के लिए, वो सारे एग्जाम या केंद्र में रिक्रूटमेंट है उन सब के लिए केंद्र के कानूनों में अब है। ये केवल किसकी बात कर रहा है? राजस्थान सरकार के अधीन जितनी भी नौकरियां हैं केवल उनकी बात कर रहा है। आइए देखते हैं पहला एग्जामिनेशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। दूसरा राजस्थान उच्च न्यायालय, एपीओ वाली आरपीएससी लेगी और जुडिशरी वाली, जेलो भी है तो भी आरपीएससी लेगी, जुडिशरी वाली है तो राजस्थान हाई कोर्ट लेता है। ठीक है। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान वाला, एसएसबी केंद्र वाली नहीं, राजस्थान। अगला, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमिटी इंगेज और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दी, कोई भी संस्था कोई भी एजेंसी एग्जाम की जो किसने बनाई है? राज्य सरकार ने। अगर वो क्या करवाती है, कोई एग्जाम करवाती है कौन से रिक्रूटमेंट वाले, तो उनके भी कौन सा एक्ट लगेगा? 2022। अगला, एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टेट फंडेड, इस पे गौर करिएगा, बच्चा समझेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम तो वहां भी है तो बाड़मेर लगाए 22 लगाए। यूनिवर्सिटी अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करवा रही है तो 1992, और यूनिवर्सिटी अगर लिखा है ना, देखिए एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लिखा है कि नहीं लिखा? कौन से एग्जामिनेशन? अगर भर्ती करवा रही है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल फंडेड नहीं, तो सेंट्रल वालों को सेंट्रल एक्ट देखो, हम नहीं देखने वाले। क्लियर? नेक्स्ट, एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय दी आरबीएससी, सर आरबीएससी भी आ गया। पर गौर करिए ना, कौन से एग्जाम? आरबीएससी अगर अपने यहाँ किसी को अपॉइंट कर रहा है, ये ऑटोनोमस बॉडीज है, खुद अपनी भर्तियां सारा खुद ही कर सकती है, खुद ही तो मालिक है, तो खुद अपनी भर्तियां भी निकालती है। अगर आरबीएससी में कोई भर्ती है खुद की, तो वो भी एग्जाम पे कौन सा लॉ लगेगा? यानी भर्ती की परीक्षा चाहे कोई करा लो, कौन सा लॉ लगेगा? 10वीं 12वीं कराओगे तो कौन सा लगेगा? 99। गुड, अब तो शायद समझ गए होंगे, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, फिर भी मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, अगर वो करवा रहा है तो कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करवा रही है जो ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट है। एनी अदर एग्जामिनेशन जो किसी सोसाइटी द्वारा, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडी जो किसकी है? सरकारी है। और एनी अदर, कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट के हर एक भर्ती परीक्षा पे कौन सा एक्ट लगेगा? ये वाला। कोई दिक्कत? आइए वापस से स्टार्ट पे आइए। एक्ट नंबर, डेट ऑफ कंसेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अब आपको इस एक्ट में और 1992 के एक्ट में अंतर आपको शुरू की इस लाइन से ही समझ आ जाएगा। स्टार्ट में देखो, इसकी पूरा नाम लिखा है, लॉन्ग टाइटल लिखा है, एनएक्स से शुरू है कुछ, देखो दिख रहा है, यहीं से समझ आ जाएगा क्यों नया एक्ट। और याद करो उसके लिए पुराने वाले का पूरा नाम क्या था? एन एक्ट टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यूज ऑफ
मैटर कनेक्टेड वो छोड़ दो, दो ही चीजें थी, लीक को रोकना और अनफेयर। यहां देखो ये क्या बोलता है, यहीं से समझ आ जाएगा। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स, एन एक्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर नहीं लिखा। अगर वही एक्ट काम का होता तो वहीं पड़े रहने देते इनको आरपीएससी को, और यहां उठा के क्यों लाते? वो एक्ट काम का नहीं था, वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहा था लीकेज को, तो हमने क्या लिखा? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर। ऐसे कुछ उपाय करें जो वास्तव में कारगर भी हो। वहां तो हमने अपराध सजा कर दी पर उससे पेपर लीक रुक नहीं रहे थे, तो हम कुछ ऐसे अलग उपाय करेंगे जिनसे पेपर लीक रुकना चालू हो। ठीक है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट एंड कर्ब द ऑफेंसेस ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये भी तो सिंपल लिख सकता था, एन एक्ट टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। लिखा क्या? साफ लिखा है। क्यों आया है? कुछ इफेक्टिव मेजर्स, कुछ ऐसे उपाय करें जो वास्तव में क्या हो? कारगर हो। उनसे तो नहीं रुक रहा था, जो सजाएं पहले थी उनसे तो नहीं रुक रहा, जो प्रावधान पहले थे उनसे तो नहीं, तो फिर किस लिए? और प्रोवाइड इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट एंड कर्ब लीकेज द क्वेश्चन पेपर्स। और क्या लिखा है? एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन एट पब्लिक एग्जामिनेशन, ये तो सेम है सर, पर आगे पढ़िए, फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये एक्ट है भी किसके लिए? केवल भर्ती परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और क्या अलग है सर? रिक्रूटमेंट कौन करवा रहा है? डजंट मैटर, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, कोई भी संस्थान, ये कोई खास नहीं। रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन, सब जानते तो है ना आप, सरकारी संस्थाएं जितनी भी, जैसे RSMM नाम सुना है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स। इट इज अ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नए वो सरकार है, परंतु अगर RSMM कोई परीक्षा निकालेगा, भर्ती परीक्षा, कौन सा एक्ट लगेगा? 2022, क्योंकि वह स्टेट कॉर्पोरेशन है, स्टेट ऑन कॉर्पोरेशन है, राज्य सरकार का है। राजस्थान खनिज विभाग ये किसका है? राज्य सरकार का है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये JDVVNL क्या है? अगर वो खुद अपनी कोई भर्ती निकालता है, JD अपनी कोई भर्ती निकालता है, ये सब काय में आएंगे? इसी एक्ट में आएंगे। क्लियर? एक और चीज नहीं की इसमें, एंड टू प्रोवाइड फॉर डेजिग्नेटेड कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। इफेक्टिव मेजर कर रहे हैं लीकेज के लिए, बाकी सब सेम है। यूज ऑफ अनफेयर मीन सेम है, प्रिवेंट यूज ऑफ अनफेयर मीन सेम है, इन रिक्रूटमेंट अलग है। और एक अलग क्या है? हम अलग से क्या कर रहे हैं? डेजिग्नेटेड कोर्ट। तो दो चीजें अलग आई 1992 से इसमें, मोटा मोटी। ऑफ कोर्स ये रिक्रूटमेंट के लिए तो उसे तो भूल जाओ। एक चीज प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स। एक तो हमें नाम से ही क्या समझ आ रहा है, इस एक्ट में अलग क्या होगा? कुछ अलग उपाय किए होंगे, कुछ कारगर उपाय किए होंगे कि पेपर लीक ना। एक और नाम से आपको समझ आ रहा है, डेजिग्नेटेड कोर्ट। आम कोर्ट्स के पास नहीं जाएगा मामला, इसके लिए अलग से हमने क्या बनाए हैं? न्यायालय भी स्थापित किए हैं। अगर पेपर लीक हुआ है भर्ती का तो केवल यही कोर्ट्स इसको देखेंगे। तो इसके पूरे नाम से दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। क्या? एक तो यहाँ अच्छे उपाय किए गए हैं पेपर लीक को रोकने के लिए एक्स्ट्रा में, और एक यहाँ क्या किया गया है? कोर्ट्स का निर्माण भी किया गया। हिंदी वाले पढ़ लीजिए फटाफट। स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, अंडरलाइन कीजिएगा, प्रभावी अध्युपाय। क्या किए करने हैं? इफेक्टिव मेजर, प्रभावी अध्युपायों का उपबंध करने, प्लस एक और नई चीज, और अपराधों के विचारण के लिए अभिहित न्यायालयों की स्थापना। दो चीजें, प्रभावी अध्युपाय और अभिहित न्यायालयों की स्थापना, दो चीजें एक्स्ट्रा की है यहाँ पे। कोई दिक्कत? ठीक है।
भारत गणराज्य के 73वें वर्ष, ऑफ कोर्स 1950 से गिनोगे तो 2022 क्या हो गया, 73 इंक्लूडिंग 1950। ठीक है, स्टार्ट करें। कितने सेक्शन है टोटल? 20। इतना तो सबको क्लियर है कि ये केवल भर्ती परीक्षाओं पे लागू है। कौन सी भर्ती परीक्षा? जो पीछे 10 दे रखी है, राजस्थान में होने वाली हर तरीके की भर्ती, आप तो इतना ध्यान रखो एक बार। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिस। This act may be called the Rajasthan Public Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment Act 2022 2022। ये तो हमें पता ही है, इसका छोटा नाम। कहाँ लागू होता है ये भी पता है शायद आपको, होल ऑफ राजस्थान। कब से लागू है ये भी पता है शायद आपको। इसने लिखा है जब राज्य सरकार कह दे कि इस तारीख से लागू है, तो राज्य सरकार ने कह दिया। कब से लागू है? 12 अप्रैल 2022। चलो यहां से शुरू है कहानी। सेक्शन 2 क्या कहता है सर? परिभाषाएं। 1992 से 2022 में कोई सालों का अंतर है क्या? 30 साल में चीटिंग के तरीके, चीटिंग के सोर्सेज, चीटिंग किस जगह होती है, क्या चेंज हुए होंगे? थोड़े बहुत अच्छे भले चेंज हुए होंगे। तो इन्होंने वहां जब परिभाषाएं लिखी तो बहुत लाइटली लिखी, और यहां जब परिभाषा, उस वक्त तो पेपर लीक होता ही नहीं था। अपन ने कब सुना था? जब हम 10वीं 12वीं में थे तब कहां सुनते थे इतना पेपर लीक। अभी तो सुन रहे हैं सबसे ज्यादा। उपाय बढ़ गए, जगह बढ़ गई, सोर्सेज बढ़ गए। तो इन्होंने बहुत डिटेलिंग में, बहुत बारीकी, हालांकि क्या ये बहुत परफेक्ट है? नहीं, पर इन्होंने प्रयास पूरे किए हैं। प्रयास को 100 नंबर है। इन्होंने वहां पर जैसे अनफेयर मीन लिखा, बहुत सिंपल सा लिख दिया। अनफेयर मीन का मतलब क्या है? आदमी का यूज ले लो, मटेरियल का यूज ले लो, और या फिर डिवाइस का। इतना ही बोला। यहां जब अनफेयर मीन पढ़ोगे तो सभी डाल दिया। परीक्षा में चीटिंग कैसे कैसे हो सकती है, सभी हो गया। पेपर खरीदना, बेचना, लेना, दूसरा आदमी बिठाना अपनी जगह, सब वही डेफिनेशन, सेम नाम अनफेयर मीन, पर उस डेफिनेशन में इसमें रात दिन का अंतर। जो इनको समझ आया 30 साल में कि उस लॉ में जो जो कमियां हैं वो सब दूर करने के प्रयास किए गए इस अधिनियम। क्लियर? आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक एक डेफिनेशन गौर करिएगा। पहले ही डेफिनेशन क्या है? कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। अगर इस एक्ट में कहीं भी ये वर्ड यूज आया, कंडक्ट ऑफ पब्लिक, आएगा क्या यूज? उन लोगों के लिए आएगा ना जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इंगेज्ड हैं, वो काम करवा रहे हैं। देखो धारा 4 पढ़िए। नो पर्सन who is authorized by virtue of his duty in conduct of public examination। conduct of public examination आ गया ना, परीक्षाओं का संचालन। तो किसे कहते हैं परीक्षा का संचालन करना? आप बताइए, परीक्षा कंडक्ट करवाना किसे कहते हैं? गुड गुड गुड। किसी भी जगह पे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति, स्टार्ट से लेकर एकदम अंतिम लेवल तक का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति घपला ना कर पाए, सबकी जिम्मेदारी कब सुनिश्चित होगी? क्योंकि धारा 4 में ये तो लिख दिया जो व्यक्ति एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार है वो ये काम नहीं करेगा। तो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की संख्या बढ़ाओ ना, उन सबको एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला मानो जो शुरू से लेकर एंड तक उस एग्जाम में काम करता है। शुरू से लेकर एंड तक मतलब केवल उस व्यक्ति की जिम्मेदारी मत ठहराओ जो एग्जाम जहां सेंटर आया है, जहां पेपर बांट रहा है और पेपर ले रहा है, केवल उसकी जिम्मेदारी मत ठहराओ। जिसने पेपर बनाया वहां से लेकर शुरू करो। कॉपी चेक होने के बाद रिजल्ट पब्लिश हुआ तब तक के सब लोगों को इसके अंदर रखो, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा, उसमें प्रिंटिंग प्रेस बीच वाले सारे काम आ गए, कोई भी काम में अगर वो
कुछ उसने गड़बड़ की है तो उसकी जिम्मेदारी हम सुनिश्चित कर पाए। तो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन बहुत वाइड लिखी है। आइए एक एक शब्द पे बात करते हैं। कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या लिखा है? वर्ड प्रिपरेशन। एग्जाम कंडक्ट करवाने की तैयारी। तैयारी का मतलब क्या होता है सर? कहां से शुरू है और शुरू करो। सिलेबस डिटरमाइन करना। जिस व्यक्ति ने ये डिटरमाइन किया है कि भाई यहां से प्रश्न आएंगे, वो भी तो है, वो भी तो अपने जैसे मेरे स्टूडेंट है हिमांशु जी, मुझे पता है इनको चैप्टर 3 आता है किसी एक्ट का, तो मैं सिलेबस में क्या डाल दूंगा केवल। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। प्रिपरेशन तैयारी से लेके एकदम शुरुआती क्षण से आदमी पकड़ो, कहीं भी कपड़ा नहीं होना चाहिए भाई। नंबर डिसाइड करना, मुझे पता है इनको चैप्टर 3 आता है, तो चैप्टर 3 में से 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बाकी सारे चैप्टर से 20 का आएगा। लो, हो गया कि नहीं हो गया चीटिंग? क्या ये गलत नहीं है क्या? तो इन्होंने क्या किया, बहुत होशियारी से लिखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। कहां से स्टार्ट है? प्रिपरेशन से। पेपर बनाना तो पेपर बना ही रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूं, पेपर बनाने की तैयारी। कौन व्यक्ति, ये सेलेक्ट करने वाला व्यक्ति भी यहां जिम्मेदार है कि कौन पेपर बनाएगा, तो वो भी तो तैयारी में आ गया। मैं तो तैयारी कर रहा हूं, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 4 लोगों, मैंने चारों आदमी ऐसे सेलेक्ट कर लिए जो आगे पेपर लीक करते हैं, तो मैं भी इसमें इंक्लूड हो गया। प्रिपरेशन से शुरू है, समझ पा रहे हैं? सिलेबस डिटरमाइन करना, नंबर डिटरमाइन करना, कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे ये डिटरमाइन करना, वो सारे व्यक्ति ऐसा माना जाएगा वो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, यानी परीक्षा का क्या कर रहे हैं? संचालन कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड आइए, सबसे ज्यादा जहां दिक्कत होती है प्रिंटिंग। मैंने कहा हेलो मोटो, उन्होंने वापस लिखा है हेलो सर। सुधर जाओ रे, नाम चेंज कर लो ना क्या। प्रिंटिंग, आप में से कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रहा? बहुत आसानी से चीजें समझ आ रही है ना? एकदम रिलैक्स करके लॉ समझना है, जबरदस्त मेरे को सब आना चाहिए, ऐसे मत करो, भागो मत, सब आएगा। एकदम शांत रहो आप, एकदम माइंड को एकदम रिलैक्स रखो। दूसरा वर्ड क्या है? प्रिंटिंग। प्रिंटिंग सब जानते हैं, सबसे ज्यादा पेपर लीक के चांसेस, सबसे ज्यादा पेपर लीक ही कहाँ होते हैं? प्रिंटिंग। तो अगर कोई प्रिंटिंग भी कर रहा है तो उसे भी माना जाएगा वो परीक्षा का संचालन कर रहा है। तो जो परीक्षा के संचालन की धारा है वो उस पर भी लागू होगी, वो बच नहीं पाएगा। चाहे वो आउटसोर्स किया गया व्यक्ति हो, चाहे वो टेंडर द्वारा लाया गया व्यक्ति हो, चाहे वो कहीं का ही व्यक्ति हो, अगर आपका प्रिंटिंग में कहीं भी कोई रोल है, कहीं भी छोटा मोटा ही, प्रिंटिंग का खटका ही दबाया, भले आपने Ctrl+V की दबाया, तो भी आप क्या हो? वो जो प्रिंट हो गए उठा के आपने स्टेपल किए तो भी आप क्या हो? आपने सील लगाई है तो भी आप क्या हो? वो आगे प्रोसेस में आ जाएगा। किसी को नहीं बख्शा है, ध्यान रखना। और कितनी वाइड आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसको देख के आपको पता लगेगा। पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रिंटिंग, तीसरा पढ़िए सुपरविजन। पूरा एग्जाम शुरू से लेके एंड तक कैसे कंडक्ट होता है उसको ऊपरा ऊपरी जो ऑफिसर्स हैं उनको रगड़ा है। भले ही आप खुद चला के कुछ नहीं कर रहे, भले ही आप प्रिंट करवाने नहीं गए, भले ही आपने क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया, भले ही आपने कुछ नहीं किया, पर आपकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि हर जगह ध्यान दिया जाए, कहीं से भी पेपर लीक होने की संभावना ना हो। जो सुपीरियर ऑफिसर है, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट का हो, उसकी जिम्मेदारी यहाँ तय की गई कि आप सुपरविजन स्टार्ट से लेके एंड तक वो जो व्यक्ति कर रहा है वो भी क्या करवा रहा है? परीक्षा का संचालन। नेक्स्ट सर, कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये क्या होता है सर? वो नहीं, आप थोड़ा नई डिजिटल युग में चले गए, ये कोडिंग नॉर्मल वाली कोडिंग तक ही बोल रहा है, वो भी इंक्लूड कर लो अपने। क्या, ये तो वास्ट डेफिनेशन है, इसको आप जितना डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो उतना ही सही है। इन डेफिनेशंस को क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन नीचे देखो लास्ट में क्या लिखा है? एक्सेट्रा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसके अलावा नहीं, ये तो एग्जाम्पल है। यह अवधारा अपने आप में पूर्ण
सब कुछ जितना आप सोच सकते हो, जितना आपका दिमाग जा सकता है, सब सोच लो। तो ये तो केवल क्या है, एग्जाम्पल मात्र है, ये धारा एग्जॉस्टिव नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। इससे संबंधित और भी जितनी बातें वो सब भी इसमें आती है। कोडिंग का मतलब होता है, जैसे आपको रोल नंबर दिया, क्या है रोल नंबर? अरे भाई आपने परीक्षाएं नहीं देखी है, जब कॉपी चेक होने जाती है तो वो है ना जो आपकी आंसर सीट, उसके अंदर बीच में डॉट 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 होते हैं, जैसे चेक में होते हैं, देखे ना? तो जब कॉपी चेक होने जाती है तो डॉट 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 जहाँ नाम वगैरह लिखते हैं वो फाड़ लेते हैं, अगले के पास नाम नहीं जाता है कि आग लोग बिन्नो ही देख रही देते ही नंबर है, नाम नहीं जाता है ढंग की परीक्षाओं में। आपका वो क्या, आपको क्या दिया गया? रोल नंबर इज कोड। रोल नंबर भी तो क्या है? कोड। वहां भी कई लोग घपला कर देते हैं। आजकल तो आंसर सीट पे भी क्या आता है? कोड आता है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे भी कोड आता है, जो आंसर सीट में भी आपको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। पता है कि नहीं पता है? क्वेश्चन पेपर का आंसर सीट आते ही सबसे पहले कोड, ये दैट इज कोडिंग। आप ऐसी कोई कोडिंग कर रहे हैं कि सारे अपने अपने आदमी को एक जगह ही सेंटर आ जाए, ऐसे रोल नंबर दे रहे हैं। तो ये भी, इसमें भी जो सम्मिलित है, कोडिंग करने में भी जो सम्मिलित है, वो भी व्यक्ति काय में आता है परीक्षा संचालन। अगर उसने भी कोई घपला किया है तो वो भी आए, किसी को नहीं बख्शा है सर। पहला बोलो, नहीं भूल जाओगे, पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रिंटिंग, तीसरा सुपर। पी ऐसे याद नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे ही। प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग। चलिए पांचवा प्रोसेसिंग, पूरा प्रोसेस, वो सील लगाना इधर से उधर, है ना? जैसे आंसर वो आपकी जो होती है क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या हो रहा है? सील लगाई जा रही है, ओएमआर शीट्स छापी जा रही है, ये सभी क्या है? प्रोसेसिंग, पूरा का पूरा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट सर, स्टोरेज। स्ट्रॉन्ग रूम बने होते हैं जहाँ पे पेपर बनने के बाद, भाई पेपर पहली बात तो जहाँ बनता है वहाँ सारे बनेंगे, तब तक स्टोर होंगे। फिर जिस डिपार्टमेंट ने मंगवाए हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टोर होंगे। फिर जिन जिन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वहाँ जाएंगे, वहाँ भी स्टोर होंगे। हर जगह स्ट्रॉन्ग रूम होता है। उन सब की जिम्मेदारी भी तय की गई जिनके पास वो पेपर स्टोर रहता है, चाहे ड्यूरिंग प्रिंटिंग, चाहे प्रिंटिंग के बाद डिपार्टमेंट के पास आ जाए तब, चाहे डिपार्टमेंट से सेंटर पे आ जाए तब। हर समय के दौरान जिस व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग रूम में या जिसकी कस्टडी में पेपर रहता है, उनकी भी जिम्मेवारी यहाँ पर, उनको भी परीक्षा का संचालन करने वाला व्यक्ति। पहले परीक्षा का संचालन किसको मानते थे? जिसने पेपर दिया है, आंसर की दी है और पेपर कलेक्ट किया, उसे अकेले को, बेचारे को। क्यों भाई? यहाँ हर एक व्यक्ति वो जिम्मेदार है जिसका पेपर के शुरू से लेके एंड तक कोई भी काम पड़ा हो। बोलो, प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग। ठीक, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है पेपर्स को, उनकी भी जिम्मेवारी तय की गई। और सर डिस्ट्रीब्यूशन, जो बांट रहा है, ठीक है, एंड कलेक्शन, वापस ले रहा है। चाहे क्वेश्चन पेपर, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही, जैसे आरजेएस का एग्जाम है, क्वेश्चन के अंदर ही क्या है? आंसर लिखने होते हैं, आपको उतना ही स्पेस मिलता है ना? शायद एपीओ में भी वही है, मेंस के अंदर क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसी में आपको स्पेस होगा, उसी में। तो वो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट एक ही बात है। तो उनको बांटने वाला और उनको, सर इनमें भी कपड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, बांट पहले दिया, कलेक्ट लेट कर रहा हूँ, उसको भी जिम्मेदार ठहराएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या जो कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सर, चाहे क्या क्वेश्चन पेपर बांट रहा हो, कलेक्ट कर रहा हो, चाहे आंसर शीट बांट रहा हो, कलेक्ट कर रहा हो, चाहे ओएमआर शीट बांट रहा हो, कलेक्ट कर, एंड रिजल्ट बांट रहा हो। और क्या लिखा है? इवैल्यूएशन, जो कॉपी चेक करता है, नंबर देता है, वो भी माना गया है क्या करता है? परीक्षा का संचालन। एक घड़ी 200 नोट डाल दिया और वो नंबर दे दिया, तो उसको भी क्या माना गया? इवैल्यूएशन।
हालांकि OMR सीट वगैरह चेक होती है, वो प्रोसेसिंग में जाएगा क्योंकि वो मशीन मैकेनिकल प्रोसेस से होती है। और अगर ह्यूमनली जैसे आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट है तो वो इवेल्युएशन में आ जाएगा, है ना। OMR सीट तो अपने आप, वो तो मशीन में जाती है, मशीन अपने आप चेक करती है, खड़ा खड़ा घोड़ा पर सही है तो अपने आप चेक कर लेती है। चलें आगे। और लास्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर करने तक कॉपी चेक हो गई, ये सब हो गया है, रिजल्ट डिक्लेयर करने तक। सर यहां भी घबरा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, होता ही है। फिर वही बात, रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ फंस गए हम, है ना। 1-2 दिन रुक जाओ, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे हम, डेमो तक चला रहे फिर देखना आप नज़ारे, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। एक बार बोल के दिखाओ, अब ज़्यादा हो गए वैसे, देखो मत देखो मत देखो मत, जितने बोले जा रहे हैं बोलो। प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, आराम से आराम, भागो क्यों, भागो क्यों, कहाँ जाना है, एक एक करके सबको याद आना चाहिए ना। दूसरा भी तो है, पहला प्रिपरेशन सबको पता है, दूसरा प्रिंटिंग, ठीक है, तीसरा सुपरविजन, चौथा कोडिंग, पांचवा प्रोसेसिंग, छठा स्टोरिंग, सातवां ट्रांसपोर्टेशन, आठवां डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, सातवें ही किसका, क्वेश्चन पेपर, आंसर सीट, OMR सीट और रिजल्ट सीट, 4 चीजें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन किसका, ये याद करना है हमें, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन किसका, क्वेश्चन पेपर, आंसर सीट, OMR सीट, रिजल्ट सीट, ठीक है। इसके अलावा इवेल्युएशन है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये भी पूरा नहीं है। इसके बाद भी क्या लिख दिया है, हाल भी बच गए, हाँ, सब रिवैल्यूएशन, बहुत सारी चीजें बच गई। अपलोड करना, मेरिट लिस्ट निकालना, प्री के भी बच गए, ड्यूरिंग भी बच गए और आफ्टर भी बच गए। इसने कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों लिया है। एग्जाम कंडक्ट होने से पहले की सारी चीजें भी ले ली, लाइक प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, ये सब पहले की तो है। एग्जाम कंडक्ट होने के दौरान की चीजें भी ले ली, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह उस टाइम, और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद अभी भी बहुत सारी चीजें रुकी हुई है। जैसे आजकल आप पेपर देने जाते हैं तो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो वो भी तो क्या है, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन ही तो है। आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, आपको अंदर भेजा दिया, क्या वो नहीं दोषी है ना दोषी, तो वो भी तो क्या है में CCTVs लगाना, जानबूझ के बंद कर दिया उसको, ये सभी काय में आते हैं। इसलिए वर्ड क्या लिखा, एक्सेट्रा, कुछ बचना नहीं चाहिए। याद हुआ क्या, एक बार लास्ट और बोल दो, कहां तक याद है मुझे ये तो देखने दो। पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रिंटिंग, तीसरा सुपरविजन, चौथा कोडिंग, पांचवा प्रोसेसिंग, छठा स्टोरिंग, सातवां ट्रांसपोर्टेशन, आठवां, 7 तक तो याद ही है सबको, ठीक है। फिर 8वां डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, 4 चीजों का, कौन कौन सी चीजें, क्वेश्चन पेपर, आंसर सीट, OMR सीट, रिजल्ट सीट। फिर 2 और है, इवेल्युएशन और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एक्सेट्रा। क्लियर, याद हो गई, ये याद ही करनी पड़ेगी, कोई इलाज ही नहीं, यही याद होगी, बढ़िया है। घर पे जोर खाते हैं आप, सर याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही, याद। क्लियर, ये डेफिनेशन इतनी वाइड क्यों लिखी, ये तो समझ आ रहा है। कोई भी बचना नहीं चाहिए, शुरू से लेके पेपर जहाँ सोचा शुरू होता है कि हाँ भाई क्या सिलेबस बनाए, तब से लेके पेपर के डिक्लेरेशन तक सभी लोगों को कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में परीक्षा संचालन करने वाला ही माना गया है। क्लियर। सेकंड, एग्जामिनेशन अथॉरिटी ऑफ कोर्स कहाँ है, शेड्यूल फर्स्ट में है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, एग्जाम सारे शेड्यूल सेकंड में लिख दिए और जिनको कंडक्ट कराने वाले शेड्यूल फर्स्ट में। किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। 2B इतना सा ध्यान होना चाहिए, एग्जामिनेशन अथॉरिटी
कहाँ पर है? शेड्यूल फर्स्ट में, रटने की आवश्यकता नहीं है। चले आगे, एग्जामिनेशन सेंटर सेम है, वहाँ क्या था? जो प्लेस डिसाइडेड है वो तो है ही है, इंक्लूड ऑल प्रीमिसेस, वही सेम है। देखो क्या लिखा है। अरे भाई हिंदी वालों को सार्वजनिक परीक्षा संचालन हिंदी में नहीं बोला, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? भूल गया भाई। एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन और पार्ट देयर ऑफ, कोई भी संस्था या उसका कोई भाग। पूरी संस्था में भी, डूंगर कॉलेज में पूरे में भी पेपर हो सकता है, उसके केवल साइंस डिपार्टमेंट में हो सकता है या नहीं? केवल कॉमर्स विंग में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एनी अदर प्लेस फिक्स और यूज फॉर द होल्डिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रीमिस, और उसके अंदर पूरा का पूरा प्रीमिस, भले किसी भाग में भी पेपर हो, पूरा का पूरा प्रीमिस क्या माना जाता है? एग्जामिनेशन सेंटर। क्योंकि यहाँ हम एक धारा पढ़ेंगे, धारा 7 क्या कहती है? एग्जामिनी और एग्जाम कंडक्ट करवाने वालों के अलावा परीक्षा केंद्र में कोई एंटर, समझ पा रहे हैं? जरूरी है ताकि चीटिंग्स रुक सके। इसमें क्या किए हैं? टू प्रोवाइड, क्या नाम था इस एक्ट का? टू प्रोवाइड इफेक्टिव मेजर्स, अंदर ही नहीं आने देंगे लोगों को। अब तो देखो, आपने देखा नहीं है, 30-30 मीटर तक अलाउ नहीं करते कोई साधन, क्योंकि वाईफाई की या ब्लूटूथ की जो रेंज है ना, उस रेंज तक कोई व्यक्ति आसपास होना ही नहीं चाहिए एग्जाम सेंटर के। उससे क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी करके उसको ब्लूटूथ डिवाइस दे दिया, कुछ भी, वो वहां से बोल रहा है, इधर से पर्सन सुन रहे हैं, वापस उत्तर गूगल से देख के उत्तर दे रहे हैं, पर वो आसपास प्रीमिसेस में क्या नहीं होगा, कोई व्यक्ति ही नहीं होगा। तो अब तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस हैं, सीसीटीवी लगने लग गए, सब कुछ होने लग गया। कहाँ बोल रहे हैं? कुछ तो हो रहा है, देख लो क्या हो रहा है। तो आसपास भी आपको अलाउ नहीं करते, है ना? अब धीरे धीरे पेपर के पैटर्न, पहले क्या ये आजकल जैसे नीट में हुआ, इतना बड़ा लीक क्यों हो पाया? क्योंकि इन लोगों ने पहले ही पेपर लोगों को दे दिया। आजकल जो होशियार होते हैं ना पेपर लीक माफिया, वो पेपर देते नहीं है। बहुत तरीके हैं इनके पास। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको पहले एक नकली पेपर देंगे, हूबहू पेपर जैसा बना के, तो आप शेयर कर दोगे उसको दाब दाब के, आप उसे पढ़ने लग जाओगे, शेयर करने वाले शेयर करने लग जाएंगे, सब कुछ ऐसा करने लग जाएंगे एकदम एट लास्ट पॉइंट पे। और उन्हें बोलते हैं कुछ क्वेश्चन और आने, कुछ क्वेश्चन और आने, ऐसे बोलते रहते हैं ताकि वो बंद भी नहीं कर ले अपना जिस डिवाइस पे आ रहे हैं। लास्ट के अंदर एकदम एग्जाम से 1 घंटा पर पहले, आधा घंटा पहले फिर पेपर और भेजेंगे। जब बच्चा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब परेशान हो जाता है, वो भी याद करना है, ये भी करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भेजने लायक रहता नहीं है वो किसी को। 2-3 घंटे पहले एक पेपर भेजेंगे कि वो सबको भेज देता है। एक दिन पहले दिया, 2 घंटे पहले दिया, उसको याद करने में टाइम लगा। एट लास्ट मोमेंट पे एक क्या देंगे, ओरिजिनल पेपर देंगे। एक तो ऐसा करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, आप जितने भी लोग हैं इस सेंटर में, मान लो 5 लोगों से मेरी सेटिंग हुई है, जैसे एक आदमी से होते ही फिर इस सेंटर के लोग ढूंढने लग जाते हैं। 5 लोगों से सेंटर हुई, सेंटर के बाहर बुला लिया आपको 2 घंटे पहले। सेंटर के बाहर एक गाड़ी आएगी, आपको बिठाएगी, 3-4 लोगों को गाड़ी ले जाएगी आपको, और वो घूमती रहेगी शहर में। आपको गाड़ी में पेपर दिया जाएगा, कोई आपका फ़ोन नहीं देखना आपको, कोई, और सेंटर में एग्ज़ाम शुरू होने से पहले छोड़ने की जिम्मेदारी उनकी। कोई नहीं दिया जाएगा आपको, गाड़ी में बिठा के आंसर घोटाए जाएंगे पागलों की तरह। 2 घंटे में घोट लो, कोई देन ले नाड़ो, स्कोप ही खत्म। वो होशियार लोग, वो पकड़े नहीं जाते हैं कभी भी। जिन्होंने खुद ने ही पैसे दे के लिए, तो वो तो पकड़ाएंगे नहीं, खुद पकड़ी जाएंगे। और बाहर लीक की संभावना ना के बराबर हो गई। ये होशियार लोग हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस वाले ये लीक करते हैं ना, ये बेवकूफ है। 10 लाख में दे दिया। जो करोड़ों में खरीदते हैं ना, वो ऐसे चांस नहीं लेते। जो करोड़ों में खरीदते हैं वो एक आदमी ढूंढते हैं, पर्टिकुलर आदमी ढूंढेंगे, सेंटर ढूंढेंगे, सेंटर में फिर 2-4 और लोग ढूंढेंगे। नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हर सेंटर के, अरे भाई कोई 30 लाख रुपया लीड है तो गाड़ी भेजता हर सेंटर पर, केस हो रहा है। उसको बोलेंगे सेंटर कौन सा है, ये सेंटर है। एक आदमी अपॉइंट किया भाई
इस सेंटर पे जाना है, 2 घंटे पहले उसको बोल देंगे सेंटर आ जाना, 2 घंटे पहले वो सेंटर पहुंच गए, 2 घंटे के अंदर रटाया घुटाया, गाड़ी के अंदर बिठा के गाड़ी घूम रही है शहर के बीचों बीच, और पेपर से जस्ट पहले पेपर सेंटर के बाहर। एक आदमी नहीं पकड़ा जाता, वो कभी नहीं पकड़ा जाता वो आदमी। तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं आपको मतलब तरीका तो बता रहा हूँ, आपके करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ऐसे तरीके से होते हैं पेपर लीक, वो नहीं पकड़े जाते। बहुत तरीके हो गए अब तो। लोग अरे भाई जितना आप करोगे उतना ही वो होशियार होते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, पूरा का पूरा प्रीमिसेस आता है इसके अंदर। ठीक है सर। अगला सर एक और डेफिनेशन दी, दैट इज एग्जामिनर। क्यों सर ये डेफिनेशन क्यों दी इन्होंने? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अनफेयर मीन्स, अनुचित साधन की डेफिनेशन को बहुत बढ़ा दिया। पहले 92 वाला हमने पढ़ा, उसको पढ़ने से ऐसे लगता है जो चीटिंग खुद करता है वही अनुचित साधन में आता है, हाँ या ना? धारा 3 उसी के लिए है। तो हमें उसको पढ़ने से लगता है जो चीटिंग खुद करता है केवल वो आता है। इन्होंने इस बार अनुचित साधन में सबको लपेट लिया, करने वाला, कराने वाला, लेने वाला, देने वाला, उसकी जगह पेपर देने वाला, सब। तो इनको अनुचित साधन की डेफिनेशन को बांटना पड़ा। जो पेपर दे रहा है उसके लिए अनुचित साधन क्या है, उसके लिए तो वही है जो पहले थे। पेपर देने वाले के लिए क्या थे अनुचित साधन? किसी व्यक्ति की हेल्प लेना, किसी मटेरियल की हेल्प लेना, किसी डिवाइस की हेल्प लेना। तो इन्होंने लिखा एग्जामिनी के लिए अनुचित साधन तो ये है, बाकी सबके लिए अनुचित साधन पेपर खरीदना, पेपर बेचना, पेपर सर्कुलेट करना, किसी की जगह पेपर देना, वो सब बाकियों के लिए। तो अनुचित साधन में पेपर देने वाला भी आ गया इस एक्ट में और बाकी लोग भी आ गए। तो दोनों के लिए परिभाषा अलग लिखनी पड़ी। 2F1 में एग्जामिनी के लिए परिभाषा है, 2F2 में सबके लिए इंक्लूडिंग एग्जामिनी सबके लिए परिभाषा है। तो यहाँ इसलिए पहले किसकी परिभाषा देनी पड़ी? परीक्षा देने वाला कौन? कौन होता है परीक्षा देने वाला? इधर देखो, जिसके नाम एडमिट कार्ड है वही है एग्जामिनी। कौन? परीक्षार्थी कौन? जिसके नाम एडमिट कार्ड है। इन्होंने बोला पर इंक्लूडिंग स्क्राइब, जो उसकी जगह पेपर लिखने, कई हैंडीकैप होते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जगह उसे श्रुति लेखक, क्या बोलते हैं उसको? श्रुत लेखक, वो मिलता है ना उसको स्क्राइब उसकी जगह लिखने के लिए, उसको भी क्या माना गया है? एग्जामिनी। वो भी अगर चीटिंग करता है तो भी तो चीटिंग है ही। आइए, examinee means a person who has been granted permission by the concerning authority to appear in public exam। यहाँ तक तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसे उस अथॉरिटी द्वारा उस एग्जाम में हाजिर होने के लिए, परीक्षा देने के लिए ऑथराइज किया गया, यानी जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है, वो तो एग्जामिनी है ही है। प्लस and includes a person authorized to act as a scribe on his behalf। ऑथराइज, ऐसे ही किसी को उठा के ले जाओ लिखने, सर मार लिखन ले रहे हो उठा के, ऑथराइज होना चाहिए, है ना? परमिशन लेनी पड़ती है। हिंदी वाले, परीक्षार्थी से ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाए और इसमें इसके निमित्त श्रुत लेखक के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी सम्मिलित। इतना सा ध्यान रखना है, जो अलाउ है वो तो है ही है। पर्सन जो एग्जाम का है, प्रीलिम्स का, ये है इंक्लूड स्क्राइब, श्रुत लेखक भी इसमें सम्मिलित। कौन कौन सी धारा पढ़ ली एक बार बता दो फटाफट। पहली, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, क्या क्या होता है फटाफट बोलो। प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, एक एक करके बोलो चलो। प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, वेरी गुड, एक्सेट्रा जरूर बोलना, ठीक है, चलो ठीक है। फिर हमने पढ़ा एग्जामिनेशन अथॉरिटी शेड्यूल 1 में है। फिर हमने पढ़ा एग्जामिनेशन सेंटर, जो पूरा भाग भी हो सकता है, कोई भाग भी हो सकता है, या पूरा का पूरा हो सकता है, और इंक्लूडिंग जो प्रीमिसेस अटैच्ड है। फिर हमने पढ़ा 2D के अंदर क्या, एग्जामिनी कौन, जिसे ऑथराइज किया गया है पेपर देने के लिए, और उसके अंतर्गत कौन आता है, स्क्राइब भी आता है। नेक्स्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से होंगे, जो शेड्यूल 2 में दे रखे हैं। वो 10 एग्जाम ही क्या है, सार्वजनिक परीक्षा, कुछ याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलिए 2F
सबसे इंपॉर्टेंट धारा अनफेयर मीन्स। वो याद आ रही है क्या 1992 वाली? क्या था सर? अनऑथराइज्ड हेल्प ऑफ एनी पर्सन और एनी मटीरियल, रिटन, रिकॉर्डेड, प्रिंटिंग और एनी यूज ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट। उसको थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद डबल काम किए। एक तो एग्जामिनी के संबंध में तो वही परिभाषा है जो पहले थी, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, और बाकी लोगों के संबंध में भी अनफेयर मीन्स, भाई आप जो चीटिंग करा रहे हो, कर रहे हो, उनको भी काय में डाल दिया इन्होंने अनफेयर। हालांकि क्या सर ये सही है? नहीं। पहले क्या था? 3 में था अनफेयर मीन्स की सजा, याद आ रही है? सजा क्या? अपराध था। 4 और 5 के अंदर करवाने वाले थे, दूसरे लोग थे, आया ना? वैसे यहां भी रखा इन्होंने। 3 के अंदर वही अनफेयर मीन्स वाली, 4, 5, 6 इनके अंदर कौन हो गए? करवाने वाले। और अनफेयर मीन के भाग 2 में भी यही है, करवाने वाले। अभी जो परिभाषा पढ़ोगे 2F का 2, पहले सिंपल था, करने वाला धारा 3 में आ जाता था, करवाने वाले 4 और 5 में आ जाते। अब क्या कर दिया? धारा 2F का जो परिभाषा है अनफेयर मीन, उसमें 1 में तो लिख दिया करने वाला और 2 में लिख दिया बाकी सारी लोग। तो अनफेयर मीन में ही सभी आ गए। धारा 4, 5, 6 की जरूरत रही नहीं, करने वाले, करवाने वाले सारी कहाँ गए? अनफेयर मीन में, और उसको अपराध घोषित कर दिया हमने धारा 3 में। तो ये बहुत ही इन्होंने गुचमुच कर दिया, इसलिए इनको क्या करना पड़ा? ये जो अनफेयर मीन है, जो एग्जामिनी खुद यूज कर रहा है, उसके लिए सजा अलग कर दी। बाकी सब के लिए, चाहे अनफेयर मीन कोई और यूज कर रहा हो, चाहे धारा 4 का हो, 5 का हो, 6 हो, सबकी सजा सेम। सर नहीं समझ आया क्या कह रहे हो? अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझ आएगा। डेफिनेशन में परीक्षा देने वाले को अगर वो अनफेयर मीन यूज करता है तो उसके लिए अलग परिभाषा लिख दी, और बाकी लोगों के लिए अलग। आइए पढ़ते हैं 2F का। अगर सेकंड वाला काम करेगा एग्जामिनी भी तो पेपर लीक कर सकता है। एग्जामिनी सिर्फ चीटिंग करेगा तो फर्स्ट में आएगा, कम सजा है। एग्जामिनी अगर अनफेयर मीन इंक्लूड्स, क्या क्या आता है सर अनफेयर मीन के अंदर? वही सबसे पहले इन रिलेशन टू एन एग्जामिनी, परीक्षा देने वाले के लिए तो वही परिभाषा है जो पहले थी, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वही परिभाषा है। क्या है सर? टू टेक अनऑथराइज्ड हेल्प, याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ था इन पब्लिक एग्जामिनेशन, ऐसा ही था। फ्रॉम एनी पर्सन, वहां पर्सन था या पर्सन और पर्सन्स, मतलब ग्रुप, एक से लो कईयों से, बात वही है, परंतु इन्होंने कहा कुछ तो अलग करें। 30 साल बाद परिभाषा लिख रहे हैं तो इन्होंने लिखा चाहे एक व्यक्ति से सहायता लो, चाहे ग्रुप से लो। और सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये और लिखा, सीधे तौर पे लो या इनडायरेक्टली लो, ठीक है सर। और फ्रॉम एनी मटेरियल, याद है दूसरा ही, उसमें भी यही था, मटेरियल से, एनी मटेरियल। वहां क्या था? रिटन, रिकॉर्डेड और प्रिंट। यहाँ एक और बढ़ा दिया, कॉपीड। कॉपी भी प्रिंट ही होती है, लिखी घटी, या कोई आप हाथ से लिख ले क्या, वो रिकॉर्डेड में आ जाएगा, वो रिटन में आ जाएगा। मशीन से करोगे तो प्रिंट में आ जाएगा, हाथ से लिखोगे तो रिटन में आ जाएगा। बात तो वही है, कॉपीड भले ही एक्स्ट्रा लिखो। और एनी मटेरियल, रिटन, रिकॉर्डेड, एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? कॉपीड और प्रिंटेड इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, ये तो सेम ही है। और लास्ट वहाँ क्या था? अनऑथराइज्ड हेल्प ऑफ टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, और इसको समराइज कर दिया। क्या लिखा है सर? और यूज ऑफ एनी अनऑथराइज्ड, अब इलेक्ट्रॉनिक में सभी आगे, टेलीफोन और सभी आगे, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, और मैकेनिकल में ये जो आप कैलकुलेटर वगैरह वो सब भी आगे। ये किसके लिए डेफिनेशन लिखी है? केवल परीक्षा देने के लिए वो ये काम करता है, तो 2F1 में आएगा।
इस एक्ट में सजा 2F1 और 2F2 की है, ध्यान रखना। या तो आप 1 में आते हो या आप 2 में आते हो। 2 में आते हो और किसी धारा में आते हो, सजा सेम है। तो 2 ही सजा है इस एक्ट में। या तो आप खुद चीटिंग कर रहे हो, वही पहले वाले एक्ट की तरह ही है। वहां भी तो क्या था, खुद चीटिंग कर रहे थे तो अलग सजा थी 6K1 में, और बाकी लोगों के लिए अलग सजा थी 6(2) में। यहाँ भी सेम ही है। इन रिलेशन टू एनी पर्सन, पहले तो ये बताओ 2F1 समझ आई क्या? किसके लिए बात कर रहा है ये? खुद एग्जामिनी अभी पढ़ के आए आप। कौन होता है एग्जामिनी? जिसको एग्जाम देने के लिए ऑथराइज किया है या उसकी तरफ से श्रुत लेखक। अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति या ग्रुप की हेल्प लेता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी मटेरियल की हेल्प लेता है जो रिटन है, रिकॉर्डेड है, कॉपी किया हुआ है या प्रिंट किया हुआ है। कल मैं सब डिटेल में बता चुका, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं? और तीसरा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल गैजेट की सहायता ले। चीटिंग करते वक्त आप क्या करते हो? या तो मिनक को पूछ लो, या कोई फर्रा ले गया वो कर ले सो, या कोई फोन वगैरह कुछ ले गए हो तो उससे कर लो। यही तो होता है, हाँ या ना? सब यही लिखा है। क्लियर? हालांकि हमारे कुछ एग्जाम हैं जिनमें अलाउड भी AIB। सेकंड, इन रिलेशन टू एनी पर्सन, ये भी अनफेयर मीन है, पर इसकी सजा अलग है। इसकी सजा बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला करते हो तो खुद ने चीटिंग की है, मिनक से पूछ लिया, पर्चा ले गए, कुछ ले गए, तो उसकी सजा कम है, बहुत कम है। पर सेकंड वाला करते हो, इसमें एनी पर्सन में खुद एग्जामिनी भी आता है। एग्जामिनी भी सेकंड वाला काम करेगा, यानी पेपर लीक करेगा, ये सब करेगा, तो सजा आजीवन कारावास तक 10 करोड़ रुपए, है ना? उस हिसाब से बढ़ना इसको। दूसरे के अंदर क्या लिखा है? इन रिलेशन टू एनी पर्सन, और सीधा एक्सप्लेनेशन पढ़ो। एनी पर्सन आल्सो इंक्लूड्स एन एग्जाम। किसी व्यक्ति के संबंध में, और सीधा स्पष्टीकरण देखें, किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी सम्मिलित। यानी ये 4 अगर आप काम करोगे तो सजा अलग है, और ऊपर वाले 3 काम करोगे यानी खुद चीटिंग करोगे तो सजा अलग है। ये क्या है 4 काम? आइए देखते हैं। पहला, पर्सन पत्र के प्रति, हिंदी गलत है, टू इम्पर्सोनेट। यहाँ ये कहना चाह रहा है आप किसी और की जगह परीक्षा देने चले गए हैं। क्या करने चले गए हैं? किसी और की जगह परीक्षा देने। क्या ऐसा होता है सर? yes, जी हाँ, होता है। लेक्चरार की भर्तियां जितनी भी हैं, उनमें चीटिंग का सबसे बड़ा तरीका ये है। लेक्चरार जानो हो, टीचर, लेक्चरार, इनकी भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा चीटिंग होने का तरीका ये है। स्पेसिफिक हर बताओ, हर भर्ती के लिए तरीके भी अलग अलग है। ऐसा क्यों सर? बाकी भर्तियों में एक बार पास हुआ, वहां पे पास होगा कि नहीं ध्यान नहीं है। लेक्चरार की भर्ती का सिलेबस ही ऐसा है कि जो व्यक्ति वो सिलेबस पार पा गया वही पास होता है। तो वो जो एक बार पार पा गया वो भले 10 बार एग्जाम दिला दो, वो फेल नहीं होगा। जी आप खुद ही मरता मरता पास हो, बारे पे हो, फिर अपन कोई क्या मार जगह पेपर दिया तो मैं तो आप फेल हो जैसे हूँ, हर जगह केक मात दिया हूँ, पाँचों पढ़ना बैठी अपन तो पाँचों सारों के सारों, हाँ या ना? इसीलिए पेपर देना है तो वापस पढ़ना पड़ेगा पूरा पूरा। अपन तो ऑर्डर लाके 10वीं का भी अपन पास ले ले केटा पास होना को ना। उनके लिए ऐसा नहीं है। उनका जो एक बार वो सिलेबस हो गया, वो आदमी उसमें पारंगत है, उसको आप कभी भी पेपर दिला दो वो पास ही होते हैं। तो इनके पेपर्स के अंदर लेक्चरार, स्पेसिफिकली टीचर नहीं थे, लेक्चरार के पेपर के अंदर ज्यादातर चीटिंग कैसे होती है? इम्पर्सोनेशन से। अगर वो अभी 2026 में पकड़े गए 3-4 तो, है ना? तो जो भी आपके इन पर्सन, कुछ लोगों का धंधा ही है, 3-4 लोगों लगा चुके वो नौकरी और फिर पकड़े जाते हैं SOG के पास। कईयों को लगा चुके वो नौकरी, फिर वो लगे हुए भी रगड़ी जाते हैं, सभी हटते हैं। तो कोई क्या कर रहा है? इम्पर्सोनेट कर रहा है, किसी और की जगह पेपर दे रहा है। और क्या कर रहा है? लीक और अटेम्प्ट टू लीक। पेपर को क्या कर रहा है? लीक कर रहा है, या लीक करने का प्रयास कर रहा है, या कंस्पायर टू लीक, या लीक करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। देखो इन्होंने ये उचित तो नहीं किया, अनफेयर मीन में ही सब लिख दिया। अब बचेगा क्या?
इनमें धारा 4, 5, 6 में क्या लिखोगे? तो आपको रिपीटेशन ही लगेगा वो। इसीलिए धारा 4, 5, 6 और ये 2F का 2, इन सब की सजा क्या है? सेम ही है, क्योंकि एक ही तो काम कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, यही हो गया लीक। तो यानी आप तो याद करो 2F का 1 तो क्या था? एग्जामिनी के संबंध में क्या करता है सर? जल्दी जल्दी बोलो। अनऑथराइज हेल्प ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और फ्रॉम एनी मटीरियल, कैसा होना चाहिए? रिटन, रिकॉर्डेड, कॉपीड, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और गैजेट इन रिलेशन टू एनी पर्सन, एंड एनी पर्सन इंक्लूड्स एग्जामिनी ऑल्सो। यहाँ एग्जामिनी को भी ये सजा मिल सकती है अगर ये काम करोगे। पहला, इम्पर्सोनेट, किसी और की जगह पेपर दे रहे हैं। लीक, अटेम्प्ट टू लीक, कंस्पायर टू लीक, यहाँ तक याद हुआ। दूसरा, टू प्रोक्यूर और अटेम्प्ट टू प्रोक्यूर और पजेस और अटेम्प्ट टू पजेस क्वेश्चन पेपर इन अनऑथराइज्ड। याद करो धारा 4 में लिखी थी ये बातें, 92 वाले 4 में नहीं थी क्या? लेने का कर रहा है, यहाँ भी लिखी है धारा 6 में, पर यहाँ भी लिख दी। देखो, प्रोक्यूर पर्सन पत्र को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है या अपने कब्जे में रख रहा है अनऑथराइजली, वो भी यहाँ आएगा। तो पहला याद आ गया, इम्पर्सोनेट कर रहा है, लीक कर रहा है, अटेम्प्ट टू लीक, कंस्पायर टू लीक। दूसरे के अंदर प्रोक्यूर प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, अपने कब्जे में रख रहा है अनऑथराइज्ड। तीसरा, टू सॉल्व और पेपर सॉल्वर आ गए, टू सॉल्व और अटेम्प्ट टू सॉल्व और सिक असिस्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन अनऑथराइज्ड मैनर। पेपर लीक तो करवा लोगे, परंतु बच्चों को तो क्या देना पड़ते हैं? पैसे लोगे तो क्या देने पड़ेंगे? उत्तर भी देने पड़ते हैं, रटाने पड़ते हैं। वो 2 घंटे पहले गाड़ी में डाल के लेके जाते हो और उनको पर्सन पेपर दोगे ना, वो पैसा नहीं देने वाला। उनको क्या देना पड़ता है? पर्सन के साथ सटीक उत्तर भी। तो उसके लिए क्या चाहिए? सॉल्वर चाहिए। तो वो सॉल्व जो करते हैं वो भी यहाँ पर आ गए। और लास्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट द एग्जामिनी इन द पब्लिक एग्जामिनेशन इन द अनऑथराइज्ड। एग्जामिनी को हेल्प कर रहे हो आप चीटिंग के अंदर, तो वो भी यहाँ पर आ गए। एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, टिक कर लो, 100% आएगा। एनी पर्सन में क्या आता है सर? एनी पर्सन में क्या आता है सर? एग्जामिनी भी अगर यही काम पेपर लीक वगैरह एग्जामिनी खुद भी करे, भाई मैं पेपर में चीटिंग कर रहा हूं तो 2F1 में आ जाऊंगा, मैं पेपर को लीक करवा रहा हूं तो 2F2 में आ जाऊंगा, मुझे सजा कम क्यों मिलेगी? क्योंकि मैं परीक्षार्थी हूं? नहीं, पेपर लीक की तो सजा सबको सेम। चले आगे। और जो शब्द यहाँ पर यूज तो है पर परिभाषित कहाँ से लेनी है? ठीक है, एक बार फटाफट बोल दो। 2A क्या था? परीक्षाओं का संचालन। 2B क्या था? एग्जामिनेशन अथॉरिटी। शेड्यूल 1 में देख लो, ठीक है। 2C क्या था? सेंटर में खुद तो सेंटर है ही और उसके अटैच्ड प्रीमिसेस भी आता है। 2D में क्या था? एग्जामिनी में कौन आता है? खुद एग्जामिनी जिसे ऑथराइज किया है प्लस स्क्राइब भी आता है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है स्क्राइब वाला। 2E में क्या था सर? पब्लिक एग्जामिनेशन। शेड्यूल 2 में देख लो, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? 2F, अनफेयर मीन्स ऑफ कोर्स, और 1 और 2 दोनों याद होने चाहिए। 2 में कितने पॉइंट है? 4, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा लास्ट? आइए अब पढ़ते हैं इसके अपराध और उसकी सजा। पहला अपराध, वही सेम कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किए, मजा नहीं आया पर, क्योंकि आपने अनफेयर मीन्स में दोनों काम कर दिए, खुद चीटिंग वाला भी और करवाने वाला। तो एक ही धारा सफिशिएंट थी, इतना कचरा करने की आवश्यकता नहीं थी। आइए, नो पर्सन सेल यूज अनफेयर मीन एट एनी पब्लिक। कोई चेंज है क्या धारा 3 में? कोई चेंज नहीं है, सब कुछ एग्जैक्ट सेम। चलिए 4 में चेंज है? जी हाँ, पहले जो 4 थी 92 में, वो अभी 6 है। हेडिंग आपको सेम लग रही है, इस 4 की पुराने 4 की, परंतु यहाँ जो 4 के अंदर बात लिखी, वहां जो 4 के अंदर बात लिखी थी, अभी वो कहाँ लिखी है? 6 में लिखी। 4 और 5 में यहाँ पर ऑथराइज्ड व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? जो वहां 5 में था।
और 6 में यहाँ कौन व्यक्ति है? अनऑथराइज्ड। सर ये 4, 5 में वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, वो क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि वहाँ की इंडेक्स जो आपको होमवर्क दिया था याद करने के लिए वो की नहीं होगी। नहीं भी की है तो भी मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। धारा 3 तो समझ आई क्या? क्या कह रही है? अनफेयर मीन का कोई यूज नहीं करे, जो अभी अभी हम पढ़ गए हैं 2FK 1 और 2। 4 क्या कहता है? नो पर्सन ऑथराइज बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी, जिसे इस एक्ट में अपने काम के दौरान ऑथराइज किया गया है वो व्यक्ति, इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, वो हम पढ़ गए हैं पब्लिक एग्जामिनेशन शुरू से लेके प्रिपरेशन से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर ओपनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या क्या नहीं करेगा? ओपन नहीं करेगा, लीक नहीं करेगा, प्रोक्यूर और अटेम्प्ट टू प्रोक्यूर नहीं करेगा, प्राप्त करने का प्रयास जबरदस्ती नहीं करेगा, पजेस नहीं करेगा, सॉल्व नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और ए कॉपी देयरऑफ। सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्र को खोलने और उनका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति समय से पूर्व निम्नलिखित नहीं करता। जो समय है तब तो करना ही है, जब समय है पेपर खोलने का तो खोलना ही पड़ेगा, जब बांटने का समय तब तो बांटना ही पड़ेगा, जब प्राप्त करने का समय तब तो प्राप्त, अरे भाई कहना ही पड़ेगा भाई पेपर आधे घंटे में कद पहुंचाओ। आपने क्या है कोई प्राप्त नहीं करेगा, कोई कब्जे में रखना ही पड़ेगा। समय से पहले क्या नहीं करेगा? इनमें से कुछ भी नहीं करेगा। क्या क्या है सर? ऐसे प्रश्न पत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रति को खोलना, प्रकट करना, उपाप्त करना, उपाप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना या हल करना, या give any confidential information or promise to give such confidential information to any person or examinee where such confidential information is related to or in reference to such question। वही कचरा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वो किसी को, जो आप तक है वो किसी को देनी नहीं। हालांकि यहाँ अगर इसको ढंग से एक्सप्लेन किया जाता, लिखा जाता तो इंटरव्यू भी कंडक्ट इसमें ही आता है, वो भी तो एग्जामिनेशन ही, इंटरव्यू भी तो एग्जाम का ही पार्ट है आपका एग्जाम में। तो आप ये इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हो कि इंटरव्यू पैनल में कौन आएगा, ये भी क्या है, यहाँ इंफॉर्मेशन शेयर करने में आ जाता है। हमें पता लग जाता है बहुत बार कि आपके इंटरव्यू पैनल में, ताकि लोग फिर वैसे अप्रोच लगाना चालू कर देते हैं, वो भी चीटिंग के अंदर ही आना चाहिए। हिंदी में किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना, जहाँ ऐसी गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्न पत्र से संबंधित है या उसके संदर्भ में देना है, ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन। कुल मिला के धारा 3 क्या थी? अनफेयर मीन का यूज नहीं करोगे। धारा 4 क्या है? जो व्यक्ति पेपर को कंडक्ट कराने के लिए ऑथराइज्ड है, समय से पहले पेपर लीक नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा, खोलेगा नहीं, हल नहीं करेगा, और जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वो शेयर, इतना सा। चले आगे। 5 में भी कौन है? जो ऑथराइज व्यक्ति है। कुछ अलग नहीं लिखा, सेम ही बात है। क्या लिखा है सर? कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी कार्य में न्यस्त है या उसमें लगा हुआ है, सिवाय उस दशा के जहाँ वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात हो, ऐसी सूचना या उसका भाग जो उससे इस प्रकार न्यस्त किए जाने वाले कार्य के आधार पर या जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, प्रकट नहीं करवाएगा। कोई जरूरत ही नहीं थी इस धारा की। 4 का सेकंड क्या था? अभी अभी तो पढ़ के आए, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप शेयर, पर वो कॉपी पेस्ट किया, वहां की जो धारा 5 थी वो उठा के यहाँ लिख दी। कोई लेना देना नहीं, कोई, ये अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं है। लॉ अगर ऐसा लिखोगे तो विश्वास उठ जाता है लोगों का। सबसे सटीक और सबसे परफेक्ट क्या लिखा होना चाहिए? लॉ में कमियां सर अच्छी चीज नहीं, जरूरत ही नहीं है इस धारा की, बेफालतू की लिखी धारा। धारा 6, वहां जो धारा 4 थी, अनऑथराइज व्यक्ति पेपर पाने का प्रयास करता है, कब्जे में रखता है, पेपर बांट देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है, एग्जैक्ट सेम कहाँ है? धारा 6। आइए पढ़िए क्या लिखा है सर। नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी to do so shall before the time fixed for the distribution of paper, एग्जैक्ट सेम है, कोई अंतर निकालिएगा आप, प्रोक्यूर और अटेम्प्ट टू, ओमर शीट एक शब्द का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं।
सच क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट और OMR शीट और एनी पोर्शन और कॉपी देयर ऑफ इन एनी फॉर्म। ऐसा ही तो वहां लिखा था, प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा। और दूसरा क्या था, जो पेपर आया उसे आगे बांटेगा नहीं, इंफॉर्मेशन आगे देगा नहीं, वही सेम। इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट सच इंफॉर्मेशन विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड, एग्जैक्ट सेम। तो कुल मिला के 3 अनफेयर मीन का यूज नहीं करना, 4 में 2 क्लोज। आप पेपर लेने के लिए ऑथराइज्ड हो तो समय से पहले पेपर लीक नहीं करोगे, खोलोगे नहीं, बांटोगे नहीं, हल नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे। दूसरा, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आगे शेयर नहीं। 5 में कुछ भी नहीं है, पेपर लेने के लिए ऑथराइज्ड हो, आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करो। 6 फिर से इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेपर लेने के लिए ऑथराइज नहीं है, 4 और 5 ऑथराइज व्यक्ति है, 6 में ऑथराइज नहीं है, तो आप उसे पेपर को पाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? प्रयास नहीं करोगे, ना पेपर को प्राप्त करोगे, ना ही प्राप्त इंफॉर्मेशन को आगे शेयर। कोई दिक्कत? तो अपराध कौन कौन से हो गए अभी तक? 3 अनफेयर मीन का यूज, 4 और 5 ऑथोराइज्ड व्यक्ति पेपर लीक वगैरह नहीं करेगा। आया ना? ये प्रिंटिंग प्रेस वाले सब ऑथराइज हो गए, ध्यान रखना। सुन, क्यों कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन से डिक्लेरेशन तक सब आ रहे हैं, और 6 के अंदर अनऑथराइज्ड। ये अपराध है इसमें 3। अनफेयर मीन का यूज नहीं करोगे, ऑथराइज्ड व्यक्ति पेपर को लीक वगैरह नहीं करेंगे, अनऑथराइज्ड व्यक्ति पेपर को पाने का और इंफॉर्मेशन देने का प्रयास, इन सब की सजा है धारा 10 में। कहाँ है? एक ही धारा में सल्टा दिया सबको। सेक्शन 10 इज पेनल्टी। और ये एक्ट की बहुत अच्छी बात है, उस एक्ट में आपने देखा 3 धाराएं लिखनी पड़ी, 6 से 7 अलग अलग नाटक किए। इसकी ये सजा, इसकी, अरे जज पे छोड़ दो। अगर पेपर आराम से लिया है तो सजा कम दे देगा जज, पेपर थेफ्ट से लिया है तो थोड़ी ज्यादा देगा, पेपर मुक्का मार के लिया है तो और ज्यादा दे देगा। क्या अलग अलग धाराएं लिख रहे हो? लिया तो पेपर ही है, क्या किया? एक ही धारा। जज डिसाइड करेगा सजा क्या देनी है। आप तो सजा लिख दो, यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, इससे कम नहीं होगी, इतनी तक हो सकती है। आप तो लिख दो, जज साहब अपने आप देख लेगा, भाई लूट के लिया है, रात को लिया है, मुक्का मार के लिया है, बंदूक दिखा के लिया है, कैसे लिया है, जज साहब आप अपने आप सजा दे देगा। एकमात्र धारा कौन सी? धारा 10। अब एक ध्यान रखना, धारा 3 किसकी सजा देती है? यही सारा खेल है इस एक्ट में। इतनी सी बात समझनी, बाकी बहुत सिंपल है। धारा 3 किसकी सजा देता है? अनफेयर मीन्स 2 प्रकार के, याद है? 2F का 1, याद आ रहा है क्या? सेक्शन 3 अनफेयर मीन्स, सेक्शन 4 एंड 5 कौन सा व्यक्ति है? ऑथोराइज्ड व्यक्ति है, पेपर लीक वगैरह नहीं करेगा। और सेक्शन 6 के अंदर कौन है? अनऑथराइज्ड। अनफेयर मीन 2 तरीके से होता है, 2F का 1 और 2F का 2। ये अगर आप अपराध करते हो तो एक अलग सजा है। सिंपल चीटिंग की। 2F के 1 में क्या था? एग्जाम ही नहीं था, खुद परीक्षार्थी था, या तो किसी और की मदद ले ली, या मटेरियल की मदद ले ली, या गैजेट की मदद। याद तो आ रहा है? सिंपल है ना सब। इसकी सजा अलग है, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की सजा सेम। 2 ही सजा है यहाँ, या तो खुद चीटिंग करते हो या फिर ये सब पेपर लीक में ही आते हैं। यहाँ क्या था याद करो? इम्पर्सोनेट कर रहा है, लीक कर रहा है, याद आ रहा है ना? तो ये तो सारे लीक ही हो गए। तो लीक चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इन सब की सजा सेम है और इसकी सजा सेम। और पनिशमेंट है कहाँ पे सर? सेक्शन 10 में। कहाँ है? सेक्शन 10। इतना समझ आया? सेक्शन 3 में अनफेयर मीन मना है। अनफेयर मीन 2 प्रकार का, 2F1, 2F2। 2F1 की सजा अलग है,
बाकी 2F2, धारा 4, धारा 5, धारा 6, जहां भी अपराध है इस एक्ट में, उन सब की सजा एक। क्लियर? यानी चीटिंग करने की सजा अलग है और करवाने की, लीक की, वो सब की सजा एक अलग। क्लियर? आइए पढ़ते हैं सेक्शन सीधा 10। जम मारिए, पहुंचे क्या? यदि कोई परीक्षार्थी, अंडरलाइन द वर्ड, कौन कर रहा है चीटिंग? खुद परीक्षार्थी धारा 261 यानी 2F1 के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है। याद आ रही है क्या? पर्सन या ग्रुप की हेल्प, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी मटेरियल की हेल्प, चाहे वो रिटन हो, रिकॉर्डेड हो, प्रिंटेड हो, कॉपीड हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल गैजेट और इंस्ट्रूमेंट। अगर ऐसा कुछ करता है तो सजा कितनी है? बहुत सिंपल। क्या है सजा सर? सेक्शन 10 के 1 में है। कितनी सजा है सर? ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो, अप टू 3 ईयर। 3 ईयर मत लिख लेना, अप टू 3 ईयर। कितनी दे सकते हो? 1 दिन भी, 1 साल भी, अप टू 3 ईयर। 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। प्लस सजा तो मिलेगी मिलेगी, प्लस में क्या मिलेगा? जुर्माना, जो 1 लाख रुपए से इफेक्टिव मेजर्स। करो चीटिंग के लाख नौकरी पहली रुपया भर लाडली गरीब रुपया भर। कितने? मिनिमम कितना है? फाइन मिनिमम 1 लाख रुपीज। बाद के लिए नहीं छोड़ने, ये सजाएं मैं बाद में याद कर लूंगी, कर लूंगा ना, कुछ बाद के लिए नहीं छोड़ना है। अभी करना है, अभी सिलेक्शन करना है, इसी बार करना है, सब कुछ इसी बार करना है, कुछ बाद के लिए मत छोड़े। मेरे पास इतने कॉल इतने अजीब अजीब से आ रहे हैं, सर बोर हो जाती हूँ, सर मन नहीं कर रहा है, सर ये एक ही एक चीज़ पढ़ रहे हो, बुरा लग रहा है। कुछ भी लगने दो, लगी तो रहा है, लग के हुआ क्या? मर थोड़ी गए, लगने दो जो लग रहा है। अपने को इस बार क्या चाहिए? अगर एलिजिबल हो तो सिलेक्शन चाहिए। सर ये हो रहा है, सर मजे नहीं आ रहे। अरे नहीं चाहिए मजे, पढ़ने में मजे क्यों चाहिए? अब घड़ा ही हंसा देता हूं यहाँ पे। अपने को कितना ही बुरा लगे, कितना ही अच्छा लगे, कैसा भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपन अपने को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। बुरा लगेगा, जोर आएगा, आने दो, बुरा लगने दो, कोई दिक्कत है ना? सर अब कुछ चेंज कर लूंगा, क्यों कर लूँ चेंज? पढ़ो वही। मिनिमम कितनी है सजा? फाइन कितना है? 1 लाख रुपए का होगा। मैक्सिमम बोले लिख देना चाहिए हिसाब से, पर ठीक है। और जुर्माने का संदाय नहीं करने पर, इन ल्यू ऑफ फाइन, इन ल्यू ऑफ फाइन, फाइन नहीं चुकाने पे भी कारावास होता। आप में से कितनों को पता है ये बात? भाई मेरे को सजा मिली 1 साल का कारावास और 10,000 का फाइन, फाइन नहीं दूंगा तो क्या करेंगे? अगले का सजा ही देंगे उसके बदले में। तो फाइन नहीं देने पे भी सजा है कितनी? 9 मंथ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, एक और बोल के देखो। अनफेयर मीन्स का परीक्षार्थी खुद यूज करता है 2F1 वाला, तो सजा कितनी है? 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना जो 1 लाख से कम नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं लिखा है, और जुर्माना नहीं चुकाने पर 9 महीने की एक्स्ट्रा जेल। क्लियर? अब आगे चीटिंग करवाने वाले, पेपर लीक माफिया, सब बड़े बड़े लोग, पेपर सॉल्वर, पेपर लीक करवाने वाले, दूसरों जगह पेपर देने वाले, है ना, ये सब लोग आते हैं या तो 2F2 में आएंगे या 4, 5 और सबकी सजा सेम है। कहाँ है सर? सेक्शन 10 क्लोज 2, याद रहेगा। आइए सजा क्या है। इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी, एग्जामिनी भी पेपर लीक कराता है तो यही आएगा।
खुद चीटिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर लीक कराएगा तो भले ही कोई भी एग्जामिनी हो, टीचर हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मिलाते हुए वेदर इंटरेस्टेड और ऑथराइज विद द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन और नॉट, चाहे इंटरेस्टेड हो एग्जाम कराने के लिए, ऑथराइज हो चाहे नहीं हो, कोई भी व्यक्ति हो, एग्जामिनी हो, ऑथराइज हो, अनऑथराइज हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। In conspiracy or otherwise indulges or attempt to indulge in unfair mean as defined in section 2F1। कौन सा अपराध कर रहा है? 2F2 सॉरी, इम्पर्सोनेशन का, लीक का, है ना, हेल्प करने का, ये सब कर रहा है। तो और सर, और कॉन्ट्रावेंस और अबेट टू कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। 2F2 क्लियर लिख दिया। उसके अलावा भी इस एक्ट में जितने जितने अपराध है क्या अपराध? 4 में है, 5 में है, 6, जितने भी इस एक्ट में अपराध है सबके लिए सेम सजा बोल रहा है। 2F2 की भी और अन्य जितने भी इस एक्ट में अपराध है, धाराएं नहीं लिखी इसने अलग से, आपको पता है ना, 4 में अपराध है, 5 में अपराध है, 6, सभी के लिए सजा क्या है सर? Shall be punished with imprisonment, थोड़ा काळजा संभाल के, और ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म, ईदर डिस्क्रिप्शन अंडरलाइन कीजिए, यानी कठोर कारावास भी मिल सकता है आपको। जानोगे सारा सश्रम कारावास, एक कारावास में आपको जाना है, खाना मिलेगा, बढ़िया न्यूट्रिशन तय करके वो खाना जीमना है, बढ़िया टीवी देखनी है, बढ़िया सो जाना है, फिर उठना है, वही सेम काम करना है। और दूसरा कारावास होता है सहश्रम, जिसमें आपसे कम ठाना करवाते हैं, काम करवाते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है, खाना बनवाना हो सकता है, बर्तन धुलवाना हो सकता है, वहाँ पे कोई झाड़ू पोछा करवाना हो सकता है, आपके दूसरों के कपड़े धोने हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। उसे बोलते हैं कठोर कारावास, सश्रम कारावास। हालांकि उसका आपको पैसा मिलता है। कितना मिलने दिन का? 280। देखो ये काम करोड़ा है, सब ध्यान है। किसको पता था ये आने वाला है वापस? कितनी सजा है सर? विच शैल नॉट बी लेस देन, अभी इनको लेके गए थे जी बीछवाड़ जेल, तो बताएं इनको, है ना, जेल विजिट पे गए थे। विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर। कुछ समझ आ रहा है? कल मैं क्या बात कर रहा था, कल की क्लास याद आ रही? क्यों ना करे कोई अपराध? पेपर लीक का सजा कितनी थी? मैक्सिमम 3 साल, या जुर्माना कितना? तो मैं कल क्या कह रहा था? मन दे दो 1 अरब, मैं आप जेल जाने तैयार हूं, कह रहा था। अब मिनिमम कितनी है? जज साहब चाह के भी क्या नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस एक्ट ने लिख दिया जज साहब चाहेंगे तो अपवाद में कि वो और कम दे दे, परंतु ये गलत बात है। कहीं मिनिमम हो इसका मतलब मिनिमम ही होता है। तो मिनिमम सजा आपको कम से कम कितनी मिलेगी? 10। और कितनी मिल सकती है देखो, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर, यही चोरी करके, एक्सटॉर्ट करके, रॉबरी करके, बंदूकों से ऐसे मैंने पेपर लिया है तो कितनी तक जा सकती है? बड़े लेवल का पेपर लिया है तो कितनी? पूरी जिंदगी कहाँ सड़ता रहूंगा। इसीलिए जब से 2022 का एक्ट आया है, पेपर जो परफेक्टली, जो एकदम पता है ना, इंडल्ज है ही है, जो पकड़ा ही, जो मरेगा ही मरेगा, 100% सबूत है, वो इंडिया में रहता ही नहीं है। छाप लिया, क्यों? हाँ, जिन्हें पता है कहीं ना कहीं लूप होल है, हम छूट जाएंगे, तो वो तो बैठे रहते हैं, बाकी अरबों रुपए छापते हैं सर। यहाँ क्या काम है? पेपर लीक करने वाले तो अपने आप ही सीधा गायब, सब प्रॉपर्टी बेच के। तो आगे हम प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे उसकी? ये तो शुरुआत है। हमने एक्ट में क्या लिखा है? इफेक्टिव मेजर्स, प्रभावी अध्युपाय। अभी तो प्रभावी की ही क्या, अभी तो हमने क्या दी है? सजा। 10 से कम नहीं होगी, जो कितनी हो सकती है? आजीवन। थोड़ा सा काट और थाम के रुपए देखो, प्लस shall also be liable to fine which shall not be less than 10 लाख रुपीज। 10 लाख से कम तो जुर्माना होगा ही नहीं, जो कितना हो सकता है? विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। मैंने तो कोई विधि में लिखा हुआ 10 करोड़ रुपया नहीं देखा आज तक। मार्ग पटोड़ी IPC कोई दारू पीर, वो अल्लाह करे 10 रुपए का फाइन है। कोई दारू पीर नोट ही मारी अभी फाइन करो, 10-10 साड़ी गड्डी लिया घूम रही है के फाइन है 10 रुपये। हाले पुलिस वाला है, तू भी ले है 10 रुपये जुर्माना। हाल है नाच
तो ये पड़े हुए हैं 10 करोड़ रुपए क्या है जुर्माना। अब जाके चेंज हुआ है 10 रुपए जुर्माना हो। कितना हो गया? 1000 हो गया क्या? कितनी है सजा? नॉट लेस देन 10 ईयर में एक्सटेंड टू कितना जा सकता है? प्लस फाइन नॉट लेस देन 10 लाख अप टू 10 लाख से तो कम लेंगे ही नहीं। पेपर लीक में कहीं पकड़े गए तो लेंगे ही नहीं, इससे कम तो भले ही थे 2 लाख में भी खरीदे हुए बेचे हुए। और मैक्सिमम 10 करोड़ तक जा सकता है। और जुर्माना नहीं चुकाने पर इन ल्यू ऑफ फाइन ऑफ कोर्स 2 साल और काट लेंगे। 10 करोड़ कौन दीजिए? 2 साल का अलग से क्या है? कारावास। चले आगे। इसने ये प्रोवाइडेड गणन लिख दिया, दया दिखा दी लास्ट में जाते जाते। जज साहब को भी लगे कि नहीं यार ये आदमी 10 साल तो मिनिमम सजा 10 साल कर दी थे। मजाक थोड़ी है, कोई इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी शेयर की, आपने क्या कर दी? सीधी सजा 10 साल। इंटरव्यू कौन ले रहा है ये बता दिया, तो कारण लिखते हुए आप 10 से कम भी दे सकते हैं। साधारणतः जब मिनिमम सजा होती है तो जज साहब की हाथ की बात नहीं, वो विधि का आदेश है कोर्ट को कि मिनिमम सजा कितनी देनी है? 10। तो 10 तो 9 तो दे ही नहीं सकते वो, परंतु यहाँ पे अपवाद में खुद नहीं लिख दिया लॉ ने, तो हम दे सकते हैं। क्या लिख दिया? परंतु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले की पर्याप्त और विशेष, अंडरलाइन द वर्ड एडिक्वेट एंड स्पेशल, रीजनेबल एंड स्पेशल एग्जाम में आया, गलत है। क्या लिखना है? एडिक्वेट, यही एग्जैक्ट वर्ड। और ये पूछेगा फिर, कह रहा हूं कब दे सकते हैं 10 से कम? कारण लिखते हुए नहीं, एडिक्वेट एंड स्पेशल। और कोई भी जज, इधर देखिए सारे बच्चे, सर फिर तो हर किसी को 10 से कम सजा मिल जाएगी। नहीं, कभी भी कोई लॉ इस लॉ की बात नहीं कर रहा। यदि कहता है जज साहब को कारण लिखने के लिए कि आप कोई ये काम कर सकते हो परंतु कारण लिखना पड़ेगा, तो जज साहब वो काम करते ही नहीं है। पहला, अगर लॉ ने गलती से कह दिया विशेष कारण लिखना है, तो जज साहब के लिए वो धारा है ही नहीं। मान लीजिए मेरे को बोला गया आप ये करना है, पर आपके पास कोई कारण है तो ये कर लेना, तो वो कारण रिकॉर्डेड रहता है, जवाबदेही रहती है मेरी। अपर कोर्ट पूछेगा भाई तेरे को इतनी सी बात के लिए लगा ऐसा करना चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? और अगर लॉ ने कह दिया विशेष कारण लिखो, तो नॉर्मल कारण से नहीं होगा, विशेष कोई ऐसा होना चाहिए कि किसी भी आदमी के दिमाग में अरे यार अच्छा ये कारण था इसलिए 10 से कम दी। कोई जज इस भारतवर्ष में तो आपको मिलेगा नहीं जो इस धारा के प्रोवाइडेड का यूज करे। क्यों? सिर्फ विशेष भी नहीं लिखा, पर्याप्त और विशेष कारण। तो ये अब रिकॉर्ड रहेगा तो कभी भी इसको क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है, भाई कितना खाया, 10 से कम कैसे सजा दी, कितने रुपए लिए थे, नहीं समझ रहे बात को, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अब बना तो सकते नहीं कारण, तो कुछ एडिक्वेट और पर्याप्त कारणों पे ही आप क्या कर सकते हो, 10 से कम सजा दे सकते हो, वरना नहीं। और क्या हो सकता है एडिक्वेट और पर्याप्त कारण? क्या ये कि सर सबूत कम थे? नहीं, क्रिमिनल के अंदर बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव होने पे ही सजा मिलती है। तो आप ये तो लिख ही नहीं सकते कि सर इस पे थोड़ी शंका है, शायद ये गिल्टी नहीं है, शायद गिल्टी नहीं है तो फ्री कर। ये तो सबको पता है ना, दांडिक किसी भी न्यायालय द्वारा दंड तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक युक्ति युक्त संदेह से परे साबित 99.99% साबित है कि मैं अपराधी हूं, तो भी मुझे सजा नहीं मिलेगी। 100% साबित होना होगा। तो क्या लिखोगे, है ना? चले आगे। कौन से रीजन लिखने हैं 10 से कम देनी है तो?
यानी आप ये समझ के रखो कि अब कोई पेपर लीक करता है, पेपर लीक में कहीं भी पाया जाता है तो सजा कितनी है? मिनिमम 10 साल, जो कि LI तक हो सकती है, और फाइन कितना है? मिनिमम 10 लाख, जो 10 करोड़ तक हो सकता है, और रुपया नहीं चुकाने पर 2 साल। क्या समझ आया ये चार्ट? ये अपराध है यहाँ पर और ये पनिशमेंट। इट इज ऑफेंस, ऑफेंसेस, ऑफेंसेस, यही होता है क्रिमिनल लॉ में। और हम इस लॉ को भी पिछले लॉ की तरह मान लेते, तो पिछले लॉ के अंदर भी सिर्फ अपराध और सजा ही थी। इसमें अलग क्या है? इसमें अपराध और सजा की केवल धाराएं देखो ना, 4 और 1 5, बाकी 15 धाराएं, 2 इंट्रोडक्शन की मान लो, बाकी 13 धाराएं, 2-4 और मिसलेनियस मान लो, बाकी 10 धाराएं। वही इफेक्टिव मेजर्स है जिसके लिए इस अधिनियम का निर्माण हुआ। आइए पढ़ते हैं कि ये बियॉन्ड द क्रिमिनल लॉ कैसे है। केवल अपराध सजा नहीं है, इसमें कुछ और भी है। देखते हैं क्या क्या है। क्या है सर? अब एक बात ध्यान रखना, आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुस गए बिना परमिशन के तो धारा 7 वो भी यहीं पनिशेबल होगी। इस एक्ट का कोई भी अपराध जो मना है, जो कोई भी कार्य जो मना है वो करते हो तो यही सजा मिलेगी आपको। क्लियर? आइए पढ़ते हैं सेक्शन 7। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन। प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हो तो भी मोटा मोटी तो मैंने ये बता दी, धारा 7 पे भी यही सजा है, सब पे यही सजा है। मतलब इस एक्ट का 2F2 और अन्य कोई भी अपराध करोगे तो सजा क्या है? यही। क्या है सर 7? No person who is not interested or engaged with the work pertaining to public examination or conduct of public examination or who is not an examinee shall enter the premises of examination center। कोई भी व्यक्ति जो एग्जामिनी नहीं है, यानी श्रुत लेखक या फिर परीक्षार्थी खुद या फिर कोई पेपर कंडक्ट करवाने के लिए ऑथराइज व्यक्ति नहीं है, वो अगर एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की परिभाषा याद आ रही है? कहाँ थी? क्या थी? जो अपॉइंटेड जगह है वो तो है ही है, उसके अलावा सारा प्रीमिसेस, उसमें कहीं भी आप एंटर करते हो अनऑथराइजली तो ये क्या काय में आएगा? 7। सजा यही है, ध्यान रखना, इतनी बड़ी 10 से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, ये पता नहीं एग्जाम चल रहा है और पानी सप्लाई आड़ो कैंपर आड़ो वो माइन घुस गयो वापड़ो, तो कोर्ट वहाँ 10 साल से कम एडिक्वेट और स्पेशल रीजन देते हुए वहाँ उसको कम सजा यानी उसको छोड़ भी सकता है। चलें आगे। धारा 7 याद रहेगी। केवल कितना सा है? जो ऑथराइज नहीं है वो एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाएगा। अगला सर, नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक। यही वो प्रभावी अध्युपाय है कि एग्जामिनेशन सेंटर में अनऑथराइज व्यक्ति को आने मत दो। नहीं आने दोगे तो आधे चांस कम हो गए। दूसरा 8वां क्या बोला इसने? जो सेंटर नियुक्त है वहीं एग्जाम होगा। कई बार आपने देखा है कोई स्पेशल आदमी को अलग रूम में बिठा के एग्जाम दिला रहे हैं, अलग जगह बिठा के एग्जाम दिला रहे हैं। ये भी क्या है? ये भी क्या है? गलत है, चीटिंग में ही आता है। तो धारा 8 बोलती है जो एग्जामिनेशन सेंटर में नियुक्त जगह है कि यही एग्जाम होगा। एग्जाम केवल अलग से किसी जगह पे एग्जाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम आपको घर पे ही दे देते हैं, कॉपी किताब। यहाँ नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर में। No person who is interested or engaged with the work pertaining to public examination shall use or cause to be used any place other than the examination center for the purpose of holding। जो सेंटर नियुक्त किया गया है बोर्ड द्वारा, कमिटी द्वारा या जो भी संस्था एग्जाम करवा रही है उसी सेंटर पे एग्जाम होंगे, अन्यथा किसी जगह एग्जाम नहीं होंगे। क्लियर? 7 में कोई दिक्कत? क्या है सर? वही एंटर होंगे जिनका एग्जाम है या जो ले रहे हैं। 8 में कोई दिक्कत? वहीं पे पेपर होगा जो जगह निश्चित है। कोई दिक्कत? सिंपल। 9 पढ़िए। ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और
ये है उन कोचिंग संस्थाओं के लिए, उन बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए जो पेपर लीक करवाती है या पेपर लीक में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी होती है। कोई एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, पूरी संस्था पे कार्रवाई नहीं होती है। कभी संस्था का कोई आदमी पकड़ा जाता है तो संस्था पे कार्रवाई नहीं होती है, तो वो संस्था फिर संस्था के नाम पे वो लोग क्या करते हैं, पेपर लीक करते रहते हैं और पकड़ा है, कभी किसको पकड़ा दिया, कभी किसको पकड़ा दिया, कभी पकड़ा। इन्होंने बोला नहीं, अगर कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मेन आदमी पकड़ा जाता है तो इसका मतलब संस्था भी दोषी है और वो व्यक्ति भी दोषी। या मार्केट में मान लीजिए कि कहाँ से पेपर लिया, दे मास्टर से लिया। अब दे मास्टर को तो जेल में 10 साल से कम नहीं होगी, और कैसे डालोगे जेल में? कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कंपनीज, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल द्वारा भी किए जा सकते हैं। ऐसे अपराध जिन जिन विधियों में होते हैं वो सारी विधियां ये प्रावधान करती है कि आप उस कंपनी, उस एसोसिएशन के खिलाफ तो केस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसको चलाने वाले लोग भी उसमें दोषी माने जाए। ऐसे समझिए इस बात को, इस धारा को पढ़ने से पहले समझिए, हमें भागना थोड़ी। मैंने आपको चेक दिया एक X&Y कंपनीज लिमिटेड का 20 लाख का, ठीक है, चेक हो गया बाउंस, या पार्टनरशिप फर्म का दे दिया या दे मास्टर का दे दिया, चेक बाउंस हो गया। किस पे केस कराओगे? कंपनी तो कोई है ही नहीं, फर्म तो कोई है ही नहीं, पीछे बन गया, कोई पैसा ही नहीं है, क्या करोगे अब? मुझे पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? हाँ या ना? तो जब ऐसे कोई अपराध कंपनी द्वारा किए जाए तो कंपनी को ही जिम्मेदार। सर जेल किसको भेजोगे? कंपनी को। भाई चेक बाउंस में सजा है 2 वर्ष तक का कारावास या 2 गुना, भाई 2 गुना जुर्माना तो आप कंपनी से ले लोगे, जेल किसको भेजोगे? दे मास्टर का एक लोगो लोगे, थाने के अंदर आ लो सर, 20 वाड़ जेल के अंदर थोड़े दिन बंद रखो इसको। भाई चेक, फिर तो कोई भाई पागल ही होगा जो आदमी अपने नाम से चेक देगा। हर एक व्यक्ति चेक देने से पहले अपने नाम की फर्म बनाएगा कि भाई जेल तो कौन जाना पड़े, कम कम है, अपने को क्या देना है, चेक देना है। फाइन ले सकते हैं आप कंपनी से, जुर्माना ले सकते हो, जेल तो अपने को जाना ही नहीं। तो हर आदमी चेक किसका देगा? अपना क्यों देगा? क्यों जेल जाना है? हर आदमी का चेक देगा आपको, फर्म का बाउंस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने, डबल देने, दे देंगे, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा क्यों? कंपनी के पीछे रियल व्यक्ति कौन है, पकड़ेंगे उसको। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं इसको। जो पर्दा है ना ये आपका कॉर्पोरेट का पीछे, कि हाँ मैं नहीं हूँ, ये तो कंपनी है, ये इसको पर्दे को खोल दिया जाता है, इसलिए बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो जब भी कोई ऐसा अपराध, क्या अपराध मनुष्य ही कर सकता है क्या बताइए? तस्करी है, कंपनी कर सकती है। चेक बाउंस है, कंपनी कर सकती है। हाँ कुछ स्पेसिफिक अपराध है जो ह्यूमन द्वारा है, जैसे मर्डर है वो ह्यूमन कर सकता है, रेप है वो ह्यूमन कर सकता है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे अपराध है धरती पे जो कंपनी, एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन भी कर सकते हैं। टैक्स चोरी कंपनी ने की, जेल किसे भेजोगे टैक्स चोरी करने पे? कंपनी ने टैक्स चोरी की, जेल भेजो। मैंने टैक्स चोरी करी, मेरे को भेजो। कंपनी ने टैक्स चोरी करी, किसे भेजोगे? कंपनी को। तब उस वक्त यह हटाया जाता है कॉर्पोरेट वेल। क्लियर? वही धारा 9 कह रही है। एनआई में भी ये एक्ट है। ऐसे सारे एक्ट जिनमें वह अपराध, ऐसे सारे क्रिमिनल लॉ जिसमें वो अपराध कंपनी भी कर सकती है, उन सब में ये धारा होती है, सेम होती है, एग्जैक्ट सेम। एक जगह याद कर लो, हर जगह याद हो जाएगी। वहाँ क्या लिखा है, इस धारा का उद्देश्य क्या है कि अगर मैं कोई अपराध इस एक्ट का है जो नाम से करूं, किसी खुद ना करके, क्या करूं, स्वयं ना करके किसी कंपनी के नाम से करूं। अब कंपनी में आप फर्म मान लो, इंडिविजुअल मान लो, संस्था मान लो, इंस्टीट्यूशन मान लो, मैनेजमेंट मान लो, कोचिंग मान लो, कुछ भी मान लो, खुद ना करके इसके नाम से करूं तो क्या होगा? क्या मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा? इसके लिए हर एक्ट में एक धारा होती है कि कंपनी तो जिम्मेदार ही है, आप भी जिम्मेदार होंगे।